अलार्म, जब आप अलार्म को ट्रिगर करते हैं ना कि भाई 5 बजे बजना है, तो ये पता है क्या करते हैं, ये स्पेसिफिकली जो है वो लूप्स का ही इस्तेमाल कर रहा होता है बिहाइंड द सीन, ठीक है। और जैसे ही 5 बजते हैं तो लूप ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। और जब तक आप जो है वो अलार्म बंद नहीं कर देते तब तक जो है वो बजता रहता है, तब तक जो है वो क्या करता है, बजता ही रहता है। एंड एट द एंड जो है वो जैसे ही 5:10 पर आफ्टर 10 मिनट्स 10 मिनट बाद जब आप अलार्म बंद करते हैं तो अलार्म जो है वो बंद हो जाता है, कंडीशन जो है वो फिर फॉल्स हो जाती है। लूप्स का सीन ये है, वाइल लूप्स का सीन ये है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ना तब तक वो चलते रहेंगे, ठीक है। फॉर लूप्स का सीन ये है कि अगर हमने ये डिफाइन किया कि भाई एक मर्तबा जो है वो किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को ट्रिगर करो, ठीक है, और मैक्सिमम जो है वो 3 मरतबा करो और उसके बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाओ, ठीक है। तो 90% जो है ना वो हम लोग लूप्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फॉर लूप्स का कर रहे होते हैं और वाइल लूप्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर ऑफ का एंड फॉर इन का इस्तेमाल बहुत कम होता है, फॉर लूप का एंड वाइल लूप का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है, डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, सिमिलरली और जो है वो हम लोग क्या करते हैं, और हमारे पास बताएं प्रोग्रामिंग में जावास्क्रिप्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं। नहीं भाई, वैसे आज जो है वो हम रिवीजन कर रहे हैं 2.5 साल का, और इस रिवीजन को करने के लिए जो है वो हम लोगों ने शुरुआत करी जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट से। उससे पहले थोड़ी सी स्टोरी सुन ले कि भाई हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, ठीक है। तो ये बताएं कि इसके अलावा जो है वो कौन कौन से प्रिमिटिव्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट में। एसिंक सिंक प्रोग्रामिंग, बिल्कुल आपने सही कहा है, अभी हमने रिसेंटली देखी है, सेकंड लास्ट क्लास में एसिंक एंड सिंक की हमने एग्जांपल देख ली थी। इसके अलावा बताएं इवेंट लिसनर्स, किसने कहा ये? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी, इवेंट लिसनर्स का कहा है, ठीक है, ज़बरदस्त। और बताएं, और क्या बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। नहीं भाई, एक तो भाई माशाल्लाह से हमारे बड़े बड़े पंखे आगे वालों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुंचने देते भाई। देखें, हम लोगों ने और भी बहुत सारी चीज़ों को कवर अप किया, ठीक है। ये हमारा पहला क्वार्टर गुजर गया, ठीक है। इसके बाद क्वार्टर 2 में जो है वो हम लोगों ने क्या पढ़ा? अबे यार, मतलब मैं अब हाथ मारूं ऐसे करके, सर्वर पे हाथ मारूं भाई। हमने नेक्स्ट.जेएस पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया है कि टाइपस्क्रिप्ट क्या है, सुपरसेट है जावास्क्रिप्ट का। तो नेक्स्ट.जेएस कुछ भी नहीं है, रिएक्ट, नेक्स्ट.जेएस इज बेस्ड ऑन रिएक्ट। तो वही सीन है जैसे जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट का सीन है ना, ऐसे ही हमारे पास जो है वो रिएक्ट है, रिएक्ट.जेएस है एंड नेक्स्ट.जेएस है। अच्छा जी यार, मैं तो बड़ा हैरान हुआ, मैं तो ये सुनना चाह रहा था कि आप लोग जो है वो ये बोलते हैं कि सर हम लोगों ने रिएक्ट को पढ़ा। यहाँ पर भी वही सर जिया की टैक्टिक थी भाई। हम लोगों ने सर जिया को बोला कि सर जिया हम रिएक्ट पढ़ाएंगे। सर जिया ने बोला आप लोग रिएक्ट नहीं पढ़ाओगे। मैं बोला सर क्यों नहीं पढ़ाएंगे, रिएक्ट नहीं पढ़ाएंगे? सर ने बोला आप नेक्स्ट.जेएस पढ़ाओगे, ठीक है, और रिएक्ट उसके अंदर आएगी, ठीक है। फिर ऑटोमेटिकली जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे। अगर आप लोग डायरेक्ट आओगे ना नेक्स्ट.जेएस के ऊपर तो भाई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलेगा कि भाई लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के दरमियान का डिफरेंस क्या होता है। ऐसे ही है ना, रिएक्ट जो है वो एक फ्रेमवर्क है ना। जो लोग बोल रहे हैं फ्रेमवर्क के वजह हैंड रेज करें, और जो लोग बोल रहे हैं भाई लाइब्रेरी है वो ज़रा हैंड रेज करें। भाई कुछ स्टूडेंट डर गए, खौफ का माहौल है, हैंड ही नहीं रेज कर रहे। बोले सर स्टेज पे ही ना बुला लें कहीं पूछने के लिए। अच्छा, रिएक्ट जो है ना वो क्या है? रिएक्ट इज एन जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ठीक है। रिएक्ट जो है ना, ये देखें, रिएक्ट एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट के ऊपर है, देख रहे हैं आप लोग।
तो ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है। और जो नेक्स्ट.जेएस है, नेक्स्ट.जेएस जो है वो इसका फ्रेमवर्क है जो एग्जैक्टली जो है वो टाइप स्क्रिप्ट के नीचे है। क्यों? क्योंकि ये एक टाइप सेफ फ्रेमवर्क है। ये क्या है? ये एक अदद टाइप सेफ फ्रेमवर्क है। अच्छा जी, तो रिएक्ट के अंदर हम क्या करते हैं? रिएक्ट जेएस के अंदर बुनियादी चीज़ जो है वो क्या है? रिएक्ट की बुनियाद क्या है? एक मिनट रुकें, ज़रा देखते हैं किस किस को पता है। बुला लें? नहीं, मैं किसी को बुलाऊं? अब ये हैंड ही मुकम्मल नहीं भाई, बोले यार आखिरी दिन है, क्या ही बोला है। अच्छा, रिएक्ट जेएस की जो बुनियाद है ना, रिएक्ट जेएस की बुनियाद है कंपोनेंट्स के ऊपर। किसके ऊपर है? कंपोनेंट्स के ऊपर, ठीक है। व्हाट इज अ कंपोनेंट इन रिएक्ट? रिएक्ट के अंदर जो है वो कंपोनेंट क्या है? हाँ जी, कंपोनेंट क्या होता है? जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं। भाई कोड तो हम जावास्क्रिप्ट में भी लिखते हैं, टाइपस्क्रिप्ट में भी लिखते हैं। तो हम कंपोनेंट में क्या करते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। एक यूआई का हिस्सा बनाते हैं। ज़बरदस्त, ये आपने मेरे को सही एग्जांपल दिए। अच्छा जी, जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सवाल जवाब एग्ज़ाम के हवाले से, वो भी मैं भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अभी आप लोगों को जो है वो क्या कवर अप करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बेसिकली आप लोगों को एक्सप्लोर करनी है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास रिएक्ट के कंपोनेंट है ना, ये बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक है। ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी वेब एप्लीकेशन का, ठीक है। आप इंटरनेट के ऊपर जितनी भी एप्लीकेशंस देख रहे हैं ना, फिगर मेरे पास अगर गलत नहीं है तो 80% ऑफ द एप्लीकेशंस आर रिटन इन रिएक्ट जेएस। जो भी हमारे पास एप्लीकेशन इंटरनेट पर लाइव हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास फ्रंट एंड लिखा जाता है किसी भी वेबसाइट का, वो तकरीबन 70 to 80% जो है वो रिएक्ट के अंदर लिखा जा रहा है। रिएक्ट इतनी फेमस लाइब्रेरी है। रिएक्ट को किसने बनाया था? रिएक्ट को एलन मस्क ने बनाया था। जो लोग बोल रहे हैं भाई हैंड रेज करें। यार एलन मस्क ने कहाँ से बना दिया? The one and only Mark Zuckerberg। कैसी थी आवाज़? अच्छी थी ना? I was trying, कोशिश कर रहा था मैं बोलने की। यार ऐसे कौन बोलते हैं? ये गवर्नर साहब के मुँह नहीं आते, पीए जो आते हैं। हम आपकी जो है वो ऐसे कुछ आगे बोलते हैं ना, वो गवर्नर साहब का जो है वो, हम गवर्नर साहब को जब वो बुला रहे होते थे, मतलब जो हमारे लास्ट गवर्नर थे, यार जो भी है, मतलब लास्ट गवर्नर के लिए, कामरान खान टसोरी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। नो डाउट कि उनकी वजह से आज जो है वो हम गवर्नर हाउस में बैठे हैं, नहीं तो कोई दूर दूर तक जो है वो मौके नहीं थे यहाँ तक रसाई के ना। तो ही इज़ लिटरली ए गुड पर्सन, और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और फिर उसके बाद जो है वो शुक्रिया तो इनका भी बहुत बनता है, सैयद निहाल हाशमी का। इन्होंने कंटिन्यू किया, इन्होंने समझा कि भाई एजुकेशन, आईटी, टेक कितना इम्पोर्टेंट है। तो खैर कुछ लोग होते हैं जो बहुत बेहतर अंदाज से समझ जाते हैं, जिनके डिसीजन जो है ना वो बहुतों की ज़िंदगी बदल देते हैं। तो जो हमारे एक्स गवर्नर हैं, उनकी वजह से आज जो है वो देखें कितने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, हज़ारों तलबा है नहीं है, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। फॉर एग्जांपल यार कोई 100-200 की ज़िंदगी बदल गई, कोई मिलियनर्स बन गए, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में ही इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होंगे ना, ऐसे ही है ना। तो किसी के छोटे छोटे, किसी के बड़े बड़े जो है वो इनिशिएटिव लेने से ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है सोसाइटी पर। जैसे सर ज़िया ने, मैंने आपको बताया था ना, 1998 में
पदर के नाम से एक इनिशिएटिव लिया था, ठीक है। वो पाकिस्तान का पहला टेक इनिशिएटिव था। ये 98 की बात है, तब सर दया जो है वो सिर्फ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाते थे, ठीक है, जो इंटरप्राइज एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए बनाई जाती है ना। आपको पता है कि जो बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं और मतलब जो सेंसिटिव एप्लीकेशंस है ना, जहाँ पर फॉर एग्जांपल पैसे की लेन देन है या जहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी की जो है वो बहुत ज़्यादा नीड है, वहाँ पर जावा यूज़ हो रही होती है। सर ध्यान है, ये उस टाइम की जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी थी वो पढ़ाई गई, ठीक है। तो वैसे ही आज जो है वो जैसे इन्होंने इनिशिएटिव लिया, आज जो है वो कितने लोगों की ज़िंदगी तब्दील हुई। सो गुड टू सी डैट यार। तो अच्छा जी, रिएक्ट कंपोनेंट की बात कर रहे थे। React components are building block of every web page, ठीक है, every UI, every stuff you see on the web application, ठीक है। यहाँ पर जैसे मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आपको जो है वो कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। ये कार्ड है, एक कार्ड है, ठीक है, दूसरा कार्ड है, ये छोटे छोटे जो है वो थोड़े से कार्ड्स हैं, ये सारे कार्ड्स हैं या कुछ भी, ठीक है। हम इसको कहेंगे कि ये एक ब्लॉक है। ये क्या है? ये एक ब्लॉक है जो बेसिकली रिएक्ट का एक कॉम्पोनेंट है, ठीक है, जो क्या है, रिएक्ट का एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो बेसिकली जो रिएक्ट के कंपोनेंट्स है ना, ये रीयूजेबल होते हैं। ये क्या होते हैं? ये रीयूजेबल होते हैं और हम इन्हें मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर। जैसे यहाँ पर आपको जो है वो एक पेज नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक हेडर है, ठीक है, एक हेडर का कंपोनेंट होगा, एक हमारे पास जो है वो मूवी की इमेज है, ठीक है, एक इसका हमारे पास कंपोनेंट होगा, एक हमारे पास जो है वो क्या है, फॉर्म है, ठीक है, एक इसका कंपोनेंट होगा, ठीक है। और सिमिलरली जो है वो हमारे पास कुछ इमेजेस हैं जो कार्ड के अंदर मौजूद हैं और उसके बाद फिर लास्ट में हमारे पास जो है वो एक फुटर मौजूद है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो क्या है, कंपोनेंट्स हैं जो हम रिएक्ट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। रिएक्ट के अंदर लिखे गए कंपोनेंट, ठीक है, रिएक्ट के अंदर लिखे गए कंपोनेंट जो है वो हम मल्टीपल टाइम्स अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो है ना, ये देख रहे हैं ना, ये ब्लॉक्स लिखे हुए हैं, ये मैंने ब्लॉक्स बनाए हैं, ठीक है। ब्लॉक्स के अंदर मैंने अपनी पोर्टफोलियो को डिफरेंट सेक्शंस के अंदर तोड़ा हुआ है। हर एक सेक्शन का मैंने जो है वो एक कंपोनेंट बनाया है, ठीक है, और उस कंपोनेंट के अंदर मैंने कुछ डेटा को रेंडर किया है, ठीक है। उस कंपोनेंट के अंदर मैंने क्या किया है, डेटा को रेंडर किया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो कोई हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक बटन का कंपोनेंट है, ठीक है। ये बटन का कंपोनेंट जो है वो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ये बटन का कंपोनेंट जो है वो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है एक इनपुट एलिमेंट। HTML की हम बात कर रहे हैं, एलिमेंट की जब भी बात होगी वो किस में आएंगे, HTML में आएंगे। इनपुट्स आर पार्ट ऑफ HTML, ठीक है, विच इज एन एलिमेंट, जो एलिमेंट है, ठीक है। थोड़ा मैं आपको बड़ा करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास एक कंपोनेंट है, ठीक है। फंक्शन के कीवर्ड से जो है वो मैंने ये कंपोनेंट डिक्लेयर किया है जो मुझे कुछ रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। फंक्शन को फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि हम बेसिकली रिटर्न स्टेटमेंट को देखेंगे फंक्शन की, ठीक है। अच्छा जी, रिएक्ट के अंदर आपको पता चल गया कि आप लोग जो है वो क्यों कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कंपोनेंट्स के अलावा रिएक्ट के अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जी, ब्लॉक्स, राउट, नो 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 नो, हुक्स। रिएक्ट के अंदर जो है वो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है, हुक्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, रिएक्ट के हुक्स क्या हैं, व्हाट आर द हुक्स इन रिएक्ट, कौन बताना चाहेगा? अब जबरदस्त यार, आपको ऊपर आकर बता दें, आ दें।
अस्सलाम वालेकुम। जैसे जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल डिफाइन करते ना, वैसे ही रिएक्ट और नेक्स्ट के अंदर हमें यूज स्टेट करके यूज़ करना। यूज स्टेट जैसे हम वेरिएबल को यूज़ करते ना, हमारे पास ये स्टेट बनाने के अंदर एक जो क्या नाम है यूज स्टेट लिख के उसके अंदर जैसे फॉल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी हो सकता है या वैल्यू हो सकती है उस वेरिएबल की, जो कि डायनेमिक भी हो सकती है। तो डायनेमिक कैसे बनेगी, ये जैसे हमने कॉन्स्ट के अंदर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास टॉगल लिखा आ रहा है, इसके अंदर हम अपनी मेन वैल्यू देंगे अगर हमारे पास कोई हार्ड कोडेड वैल्यू होगी, ठीक है। और इसके अलावा सेट टॉगल जो है इसके अंदर हम अपनी जो है डायनेमिक वैल्यू सेट कर देंगे। जैसे अगर इसके अंदर कोड था, जैसे सेट टॉगल के अंदर ये बटन में आप देखेंगे ऑन क्लिक के फंक्शन के अंदर ट्रू लिखा हुआ है। जैसे ही ये फंक्शन ट्रू होगा, इसके ऊपर क्लिक होगा तो ये यूज स्टेट में जो वैल्यू लिखी हुई है फॉल्स, ये सेट टॉगल इसको ट्रू सेट कर देगा और वेरिएबल की वैल्यू डायनेमिक हो जाती है। अच्छा जी, तो हम लोगों ने देखा मोहम्मद समी ने बिल्कुल सही बताया, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि हुक्स क्या होते हैं। इन्होंने हुक्स की एग्जांपल ज़रूर दे दी, हुक्स को एक्सप्लेन भी अच्छा कर दिया, विच इज़ वेरी गुड। व्हाट इज़ अ हुक इन रिएक्ट, हुक क्या होता है रिएक्ट के अंदर, नहीं भाई बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ी है और बहुत ज़्यादा यूज होने वाली जो चीज़ है ना वो रिएक्ट ही है, लेकिन नेक्स्ट जो है वो उसका क्या है, फ्रेमवर्क है। रिएक्ट इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि जितनी भी एक प्रोफेशनल वेबसाइट आप लोग बनाएंगे ना वो आपको रिएक्ट में ही बनानी पड़ेगी। क्यों? इसका ना थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझेंगे तो आप लोगों को वजह समझ आ जाएगी। जब हम लोगों ने रिएक्ट पढ़ाई थी अपनी क्लास में तो इसका बैकग्राउंड समझाया था। मे भी अब आप लोग इस चीज़ को भूल गए हो, तो जब रिवीजन की बात हो रही है तो इस बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फेसबुक आप लोग कब से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बताएं जो लोग 2010 से इस्तेमाल कर रहे हैं। 2010 1 2 3 2010 से आपकी तो उम्र भी तीन होगी, ठीक है। 2015 वाले, मैं भी 2015 थी। 2020 उसके बाद तो सभी यूज़ कर रहे होंगे। 2010 के अंदर जब फेसबुक आया था तो फेसबुक के अंदर आप लोगों ने देखा होगा बहुत बड़ी न्यूज़ फीड होती है हमारे पास, जहाँ पर पोस्ट आ रही होती है, फिर हम लोग उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक है। 2011 के अंदर क्या होता था कि न्यूज़ फीड के अंदर जब भी कोई पोस्ट करता था, फिर आप लोग जब लाइक करते थे उस पोस्ट पे, लाइक शो नहीं होता था। हम कमेंट करते थे, कमेंट शो नहीं होता था। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा पेज रिलोड करना पड़ता था। ऐसा ही है, ये रिएक्ट की खासियत है ना। इससे पहले क्या होता था कि जब भी न्यूज़ फीड की किसी भी पोस्ट के अंदर आप लोग कमेंट करते थे या लाइक करते थे ना, तो आपको पूरा का पूरा पेज रिलोड करना पड़ता था। अदरवाइज आपको ना लाइक शो होता था, ना ही आपको कोई कमेंट शो होता था। अगर आप फेसबुक का एक पेज खोल के बैठे हैं, कोई न्यू पोस्ट आ गई, किसी ने लाइक कर दिया, तो आपको नोटिफिकेशन भी नहीं मिलती जब तक आप अपने फेसबुक को दोबारा से रिफ्रेश कर दें। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए फेसबुक के पास एक डेवलपर था जिसका नाम था जॉर्डन वॉक। जिसका नाम था, कुछ नाम जो है ना डेवलपर के मुझे भी याद होते हैं, हमेशा सारे मैं नहीं बता सकते। तो जॉर्डन वॉक उसका नाम था। उसको टास्क दिया गया इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। उसने सिर्फ इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए एक लाइब्रेरी बनाई। जब भी कोई लाइक करे, जब भी कोई कमेंट करे, तो उस पर वो रिएक्ट करेगी। क्या करेगी? जब भी कोई लाइक करे या कमेंट करे तो उस पर वो रिएक्ट करेगी। तो उसका नाम इन लोगों ने रख दिया क्या? रिएक्ट।
तो रिएक्ट की वजह से आप अगर लाइक करते हैं तो फ़ौरन से आपको दिख रहा होगा कि काउंटर बढ़ गया, पहले 5 लाइक के अब 6 हो गए। मैंने कमेंट डाला, वो कमेंट आ गया, पहले पेंडिंग में था, अब कमेंट हो गया। आपको पेज रिफ्रेश नहीं करना पड़ा। तो ये लाइब्रेरी फेसबुक की तरफ से बनाई गई, सही है। जॉर्डन रॉस 2011 में इसको बनाया गया था और 2013 के अंदर इसको ओपन सोर्स कर दिया गया था ताकि दुनिया भी इसको यूज़ करे। उसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती रही। देन जो है ना, फिर इसको फुल स्टैक बना दिया गया। फुल स्टैक लाइक नेक्स्ट.जेएस का नाम दिया गया कि फ्रंट एंड, क्योंकि थी तो पहले लाइब्रेरी जस्ट फ्रंट एंड बनाने के लिए, बैक एंड भी उसके अंदर होना चाहिए। तो उन लोगों ने क्या किया, पर्सल नेक्स्ट.जेएस बना, ऐसा ही है, पर्सल ने बनाया था नेक्स्ट.जेएस को, और वो नेक्स्ट.जेएस की जो है ना डिप्लॉयमेंट भी फ्री में देता है आप लोगों को। मैंने नेक्स्ट.जेएस के या रिएक्ट के दोनों के, सिर्फ नेक्स्ट.जेएस के नहीं, रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस के दोनों के मिला के 150 प्रोजेक्ट्स बनाए अभी तक कंपनी के साथ काम कर करके। हाँ, बजा सकती है, एक बंदी तालियाँ बजा रही थी। खैर, तो मेरी गिटहब रेपो पे आप जाएंगे तो आपको 70+ जो है ना वो प्रोजेक्ट वो मिलेंगे, प्राइवेट मिलेंगे, बाकी जो है ना वो मैंने पब्लिक किए हुए हैं। प्राइवेट इसलिए किए हुए हैं क्योंकि वो क्लाइंट्स के हैं, उनका कोड है, उनकी चीज़ें हैं जो मैंने क्लाइंट को ओपन सोर्स कोड दिया हुआ है। कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं, कुछ कंपनीज के लिए बनाए हैं। तो सारे के सारे 150 प्रोजेक्ट जो है वो मेरे गिटहब पर पड़े हुए हैं। अगर आप लोग जाएंगे आप लोगों को वहाँ पर उसका कोड भी मिल जाएगा, बहुत सारों का मिल जाएगा। बहुत सारे मैंने प्राइवेट किए हुए हैं जो कि शेयर नहीं किए जा सकते। अच्छा, रिएक्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। रिएक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं। पहले आप लोग जब रिएक्ट किया अपना ऐप बनाते थे ना, तो आप लोग लिखते थे क्रिएट ऐप, रिएक्ट क्रिएट ऐप, या कोई भी एक फोल्डर देते थे। तो उसके बाद एक वीट नाम का एक बंडलर है, उसने भी इसको अडॉप्ट किया। वहाँ पर भी आप रिएक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये वीट है जहाँ से आप लोग रिएक्ट को यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत फास्ट है। फ्रंट एंड अगर आपने बनाना है तो आप वीट से रिएक्ट को बनाए, बहुत बेहतरीन बनाए, सही है। इसके अलावा अगर आप जाएंगे ना, बहुत सारी हमारी फेमस वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप लोगों को कुछ सेकंड्स में वेबसाइट बनकर मिल जाती है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले लवेबल, आप जाएंगे लवेबल पे फॉर्म देंगे, वो आपके लिए वेबसाइट बना देगा। किसका यूज़ करता है वो? रिएक्ट का यूज़ करता है। आप उसका कोड उठाएंगे तो आपको 1 सेकंड के अंदर वो कोड भी दे देगा, कंप्लीट जो उसने कोड लिखा है। अगर आप V0 पे जाते हैं जो कि नेक्स्ट.जेएस का प्लेटफॉर्म है, V0, अगर आप वहाँ पर कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, अगर सिर्फ फ्रंट एंड है तो दायरे को नेक्स्ट.जेएस नहीं बनाएगा, लेकिन है तो बेसिकली रिएक्ट ही। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट.जेएस फ्रेमवर्क है किसका? रिएक्ट का। अब मेरा ना आप लोगों से एक सवाल है, और सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, 10 करोड़ का नहीं है लेकिन सवाल इम्पोर्टेंट है। क्या है कि इससे पहले जो हम वेबसाइट बना रहे थे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इसको हम लोग डायरेक्ट डिप्लॉय कर देते थे, सही है। जो हमारा ब्राउज़र है क्रोम, प्रोजेक्ट कोई भी, या उसकी गेट इंजन जो समझती है हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड को, हम उस पर कोड अपना डिप्लॉय करते हैं, वो उसको समझती है और उसकी UI, उसकी फंक्शनैलिटी हमें शो करवाती है और हम उसको यूज़ करते हैं, सही है। अब मुझे आपने ये बताना है, क्या ब्राउज़र रिएक्ट के कोड को समझता है? कौन कह रहा है समझता है? कौन कह रहा है नहीं समझता? और जो बीच वाले हैं वो क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं कहते, कंफ्यूज है, सही है। ब्राउज़र जो है वो रिएक्ट के कोड को नहीं समझता। ब्राउज़र रिएक्ट के कोड को नहीं समझता, तभी आप लोग उसकी बिल्ड बनाकर उसको देते हैं ताकि वो समझे। जब आप रिएक्ट या नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने जाते हैं, एग्जैक्ट प्रोजेक्ट आप डिप्लॉय नहीं कर सकते। अगर कुछ लोग कहते हैं भाई कर रहे हैं हम लोग, हमने बिल्ड बनाए बगैर हमने डिप्लॉय कर दिया, कौन है वो? किया होगा आप लोगों ने, कैसे किया होगा? आपने प्रोजेक्ट बनाया नेक्स्ट.जेएस का या रिएक्ट का, वेबसाइट कंप्लीट बना दी, गिटहब पे पुश कर दिया, वर्सल पे गए, गिटहब से सिलेक्ट कर दी रेपो, डिप्लॉय कर दिया। आपको कहीं बिल्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कहीं ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो आप कह रहे हैं कि हमने बगैर बिल्ड के प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर दिया। आपने बिल्ड नहीं बनाई, लेकिन वर्सल ने बना दी। जब आप
अपना कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं गिटहब से, तो वर्सल क्या करता है, वो आपके कोड को उठाता है, उठाने के बाद आपके उस प्रोजेक्ट की बिल्ड क्रिएट करता है। उस बिल्ड को क्रिएट करने के बाद वो कोड कन्वर्ट हो जाता है HTML से जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन वो कोड भी इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। अगर आप एक नॉर्मल HTML से जावास्क्रिप्ट का कोड देखेंगे, उसमें और उस बिल्ड के कोड में ज़मीन आसमान का फर्क होगा। पिक्चर्स भी होंगी, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स भी बनी होंगी, एसेट्स के फोल्डर। जब मैं नया डेवलपर गया था किसी कंपनी में, तो वहाँ पर वो लोग क्या करते थे, HTML से जावास्क्रिप्ट से फ्रंट एंड बना लिया, बैक एंड उन लोग PHP में बनाते थे और उसको डिप्लॉय करते थे cPanel के अंदर। सही है। और मुफ्त की मतलब कम सबसे सस्ती जो एक अपना होस्टिंग को मिल जाती है ना, वो cPanel की मिलती है और बहुत आसान है वहाँ पर कोड डिप्लॉय करना। HTML का कोड एग्जैक्ट उठाओ, PHP का कोड एग्जैक्ट उठाओ, कोई बिल्ड नहीं है, डायरेक्ट जाके फोल्डर में रख दो, आपकी उस डोमेन पर आपकी जो वेबसाइट है वो डिप्लॉय हो जाती है। दो चीज़ें पहले यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा आगे हम लोग समझते हैं। हम लोग अगर अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। होस्टिंग और डोमेन क्या दोनों एक चीज़ है? कौन कौन कहता है एक चीज़ है, कौन कहता है नहीं है? सही, आधे लोग कहते हैं नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि डोमेन एक डिफरेंट चीज़ है, होस्टिंग एक डिफरेंट चीज़ है। होस्टिंग के लिए आप अपने कोड को कहीं होस्ट करते हैं, सर्वर का कोई हिस्सा आप परचेज करते हैं और वहाँ जाकर आप अपना कोड रख देते हैं। सही है। और फिर दुनिया को बताने के लिए कि आप जाकर मेरा कोड देखो, उसके लिए डोमेन परचेज करते हैं और उस डोमेन को उस होस्टिंग के साथ लिंक कर देते हैं, ताकि वो आपकी लिंक से, आपकी URL से, आपकी डोमेन पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर जाए जो आपने कहीं सर्वर पे रखी हुई। सही है। दो डिफरेंट चीज़ें। अब जो cPanel है वो HTML से जावास्क्रिप्ट समझता है, PHP को बड़े आसानी से समझता है, बिल्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अब मैं गया डायरेक्ट रिएक्ट डेवलपर। सही है। मुझे बोला अपना एक उनका बाहर का पार्टनर है, कहीं कहाँ पर रहता है, US टेक्सास में रहता है, US टेक्सास एक शहर है, वहाँ पे रहता है। उसने कहा कि भाई आप अपने डेवलपर को बोलो कि वो मुझे अपना 100% दे के मेरे एक दोस्त की वेबसाइट बनाए, जो कि वो खुश हो जाए, क्योंकि वो राज़ी नहीं हो रहा वेबसाइट पर। तो उन्होंने मुझे टास्क दिया, मैंने कहा ठीक है, रिएक्ट पे या नेक्स्ट.जेएस पे बनाऊंगा, बहुत सारी एनिमेशन वगैरह बना के उसको मैं डिप्लॉय करके दे दूंगा, वो खुश हो जाएगा। सही है। मैंने तकरीबन 6 घंटे लगाए। 6 घंटे के बाद एक कंप्लीट वेबसाइट मैंने उसके लिए रेडी कर दी। मेरा लैपटॉप बंद है, वरना मैं अभी आप लोगों को दिखाता था शायद। अच्छा, ये मेरे पास अभी तक वर्सल पे पड़ी थी, क्लाइंट को फिर हमने भेज दी। ये वेबसाइट उन्होंने कहा कि यार आप अपना 100% दें, तो मेरे लिए जो है ना, मेरे फ्रेंड के लिए ये वेबसाइट बना दें। वो एक जो है ना सेलिब्रिटी है, वो फुटबॉल खेलता है, ये मेरे ख्याल में US वालों की फुटबॉल है, वो ये खेलते हैं। तो उनकी जो है ना वो वेबसाइट बनानी है। क्यों? क्योंकि वो शो करते हैं तो बहुत बड़ी उनकी ऑडियंस है। अगर वो कहीं बड़ी स्क्रीन पे वो अपनी वेबसाइट खोले तो उनको अच्छी लगे। मैंने क्या किया, रिएक्ट के अंदर इस वेबसाइट को बना दिया, बेहतरीन हो गया, सब कुछ सेट हो गया। अब उन्होंने बोला कि इसको डिप्लॉय कर दें। मैंने इसको वर्सल पे डिप्लॉय करके उसको लिंक दी कि आप देख लें, पसंद कर लें, सिर्फ अगर कोई रिवीजन है, कोई चेंजेस है, मुझे बताएं, मैं जो है ना उसको ऐड करके आपको आपकी डोमेन पे डिप्लॉय करके दे दूँगा। बोला ठीक है। मैंने उसको दे दिया। अब उसने मुझे अपनी डोमेन दी। डोमेन कौन सी? cPanel। सही है। क्यों? जो कि HTML से समझता है, रिएक्ट की खुद बिल्ड नहीं बनाता, वहाँ पर आपको बिल्ड ही डिप्लॉय करनी पड़ेगी। उसने मुझे cPanel दी, डोमेन कनेक्टेड दी, मैंने ये वेबसाइट की बिल्ड बनाई, लगा कर दे दी। सही है। वेबसाइट चल गई अच्छी खासी होके। अब इसके पीछे जो है ना उन लोगों ने लगा दी थी ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के लिए चले पता। अच्छा, हम ना सुनकर जाएँ, एक मिनट ना रुकें ज़रा। 7:25 पर क्लास स्टार्ट करेंगे।
और हमारी टोटल क्लास जो है वो 8:20 तक चलेगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो जाना किसी ने भी नहीं है, लंगर का एहतमाम नहीं है। लास्ट में जो है वो कुछ पिक्चर्स क्लिक करनी है, ग्रुप फोटोज क्लिक करेंगे, तो जाइएगा मत, ठीक है। किसने नाम सुना है गोवा लेवल? 8-10 लोग ही हैं। गोवा लेवल जो है ना एक कंप्लीट आपको प्लेटफॉर्म है, कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाती है। कंप्लीट ऑटोमेशन जैसे आपके पास एनेटेन वगैरह के पास होती है, कंप्लीट बैकएंड वेबसाइट का, कंप्लीट होस्टिंग, डोमेन्स परचेज कर सकते हैं, वहाँ पर आप AI एजेंट्स बना सकते हैं, वॉइस एजेंट्स बना सकते हैं। टोटली जो है ना वहाँ पर कोड नहीं करना, पूरा एक प्लेटफॉर्म है वो। जैसे हमारे पास एनेटेन वगैरह है, एनेटेन तो खैर उसके सामने सिर्फ उसके अंदर सिर्फ ऑटोमेशन वगैरह है, लेकिन वो ऑल इन वन है गोवा लेवल। उसके थ्रू हमने उसके बैकएंड पर ऑटोमेशन लगानी थी, उन्होंने किसी डेवलपर को दी, डेवलपर ने मेरा कोड देखा और कहता है यार कोड जो है ना वो क्लीन नहीं है, कोड बहुत बेकार है। मैंने कहा अच्छा शायद मेरा कोड जो है ना वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बेहतरीन डेवलपर का काम होता है ना कि बेहतरीन तरीके से कोड को स्ट्रक्चर करके लिखना। हमने वेबसाइट तो बनाई 6 घंटे में, लेकिन 6 घंटे में उसको इतना स्ट्रक्चर नहीं किया। मेरी तरफ से मैंने अपना 100% दिया था, कोड को बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा था, लेकिन वो हुआ नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैंने दोबारा से कोड सेंड करके बिल्कुल ओके करके दोबारा cPanel पर डिप्लॉय किया। फिर अगले दिन बंदा कहता है यार कोड आपका बहुत क्लीन है, आप कोड सही नहीं लिखते। मुझे इधर शक हुआ कि यार मैंने अपनी 100% यूज़ किया है, ये बंदा कैसे कह सकता है। मैंने कहा बुलाओ आप अपने सीनियर डेवलपर को। वो भी आया, मीटिंग हुई, बैठे, कोड खोला, तो वो जो मेरी बिल्ड का कोड था उसको वो कहता है कि आपका कोड क्लीन नहीं है, मेरा कोड क्लीन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरी रिएक्ट की बिल्ड का कोड है, और बिल्ड का कोड जैसे मैंने बताया वो समझने लायक इतना है ही नहीं। दिखता ऐसा है कि वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट की तरह है, फाइल्स के नेम्स भी वैसे ही होते हैं, HTML की फाइल्स भी होती है, लेकिन वो चंक्स वाला कोड होता है। वो उस कोड को जो हमने रिएक्ट का कोड लिखा है वो उस पूरे कोड की बिल्ड बनाता है, बहुत सारी फाइल्स बन जाती है, देन वो उसको डिप्लॉय करता है जिससे ब्राउज़र उसको समझ पाए। फिर मैंने उसको बात समझाई, रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन दिखाई, तब जाके उस सीनियर डेवलपर के दिमाग में वो बत्ती जली कि हाँ यार ये बिल्ड का कोड है। फिर कहता है आप अच्छी अप्रोच फॉलो नहीं कर रहे। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहे आपको HTML CSS में वेबसाइट बनानी चाहिए। मैंने कहा HTML CSS में कब वेबसाइट बनाते थे? 1992 में शायद या 2000 से HTML CSS तब से बन रही है ना। रिएक्ट लेटेस्ट लाइब्रेरी है जो कि आपको पेज जो है ना सिंगल पेज एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है। फिर मैंने उनको समझाया, फिर डॉक्यूमेंटेशन, बाद में उनको वो चीज़ समझ आई। हालांकि एक्सपर्ट थे, मुझसे सीनियर थे, लेकिन HTML CSS और PHP डेवलपर थे। ठीक है, तो कहने का मकसद ये कि आपके साथ ये रिएक्ट के अंदर प्रॉब्लम आती ही है। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट चीज़ है, शारिफ भाई अपना वर्कशॉप ओपन करेंगे। जब रिएक्ट की बात हो रही है तो एक लास्ट पॉइंट ऐड करता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। आप जब भी किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाएंगे, आपको एक चीज़ जो है ना वो फेस करनी पड़ेगी, होस्टिंग और डोमेन। क्लाइंट आपको बोलेगा भाई होस्टिंग और डोमेन कहाँ करेंगे। हालांकि हम क्या करते हैं, सिंपल वे में वर्सल पे डिप्लॉय करके वर्सल की URL दे देते हैं। अगर आप रिएक्ट या नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन बना रहे हैं, फ्रंट एंड बनाया है तो रिएक्ट काफ़ी है। अगर फुल स्टैक बनाया है, नेक्स्ट.js बनाएंगे, तो आप वर्सल पे उस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करें। जो भी आपने प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया है इस पर क्लिक करें, किसी भी प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करें और उनको कहें कि सिर्फ आप हमें डोमेन प्रोवाइड करें। सही है, आप सिर्फ हमें डोमेन प्रोवाइड करें, और यहाँ पर डोमेन के ऊपर प्लस का आइकन है, डोमेन्स लिखा हुआ है ऊपर, ये यहाँ पर क्लिक करके अगर वो आपको डोमेन प्रोवाइड करता है तो आप ऐड करें, अदरवाइज यहीं से भी वर्सल से आप डोमेन को परचेज कर सकते हैं। ये आपके पास बहुत मसला आएगा। क्लाइंट बोलेगा मेरे पास फिलहाल होस्टिंग है, या जो है ना मुझे डोमेन है, या उसको समझ नहीं आएगी, या उसके बजट में नहीं होगी होस्टिंग। डोमेन तो सबको चाहिए ना, तो होस्टिंग वर्सल की वैसे ही फ्री है, डोमेन लेके आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। वापस आ जाते हैं उस सवाल पे जो अशारी भाई ने मुझसे पूछा था हुक्स का, क्योंकि रिएक्ट की बात आ रही थी। मैंने कहा 4 बातें आपको और ही बता देता हूँ। हुक्स क्या है? हुक्स रिएक्ट के प्री बिल्ट फंक्शंस हैं जो पहले से बना के रखे गए हैं, जिसका काम बार बार
आता है हमारे पास। ये में जो चीज़ रीयूज़ होती है तो हम क्या करते हैं, उसका एक फंक्शन बना के, उसका एक हुक बना के हम लोग सेट कर देते हैं। अगर आप देखें अशरफ भाई ज़रा यूज़ इफेक्ट हुक का जो है ना कोड सर्च करिएगा, दिखाइए मैंने यूज़ इफेक्ट हुक। सही है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आपने देखा होगा, कोड सिर्फ कोड जिसमें कोड हुआ है सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा आप आपने एक और फंक्शन जब मैं आया था आप दिखा रहे थे इनको कार्बन वाला, वो ज़रा दिखाइएगा। ठीक है, ये फंक्शन है, ये हमारे पास फंक्शन है। लास्ट में हमारे पास लिखा हुआ है car1 car2। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, इन्वोक हो रहा है, ऐसा ही है ना। इसका नाम है और इसको कर्ली ब्रैकेट दिए हुए हैं और कुछ आर्ग्यूमेंट्स इसको प्रोवाइड किए गए हैं, ऐसा ही है। इफ अगर वापस यूज इफेक्ट पे जाए, कि यूज इफेक्ट भी एक नाम है, ये एक फंक्शन का नाम हो सकता है। इसको 2 पैरामीटर्स जा रहे हैं, ये 2 पैरामीटर्स नहीं है, सॉरी आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये 2 आर्ग्यूमेंट्स उसको दिए जा रहे हैं। सेम ये नाम से तो हम लोग उसको हुक समझते हैं, वो बहुत बड़ी बला है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी जो है ना लॉजिक होती नहीं है। ये सिर्फ फंक्शन से रियल के जो बना के रखे गए हैं जिससे हम उनको रीयूज़ कर सकते हैं। सही है, यूज इफेक्ट हमारे पास है। ऐसे ही एक यूज इफेक्ट भी है, उसको ज़रा ओपन करिएगा। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट अभी हमने देख लिया, ये फंक्शन की तरह कॉल होता है, उसको आर्ग्यूमेंट पास होते हैं। अगर आप यूज स्टेट की तरफ जाएंगे, उसको यूज स्टेट की तरफ जाएंगे तो जहाँ पर यूज स्टेट एक फंक्शन ही है, कौन सा वाला, ये हिस्सा अच्छा भी मार्क करें, ये वाला हिस्सा एक फंक्शन है। ये यूज स्टेट एक फंक्शन का नाम है, कर्ली ब्रैकेट अपना राउंड ब्रैकेट्स के साथ वो क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। लेकिन अगर पीछे देखेंगे तो यहाँ पर उस फंक्शन से डीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। डीस्ट्रक्चर करके हम 2 चीज़ें निकालते हैं, एक उसका नाम, दूसरा उसका फंक्शन है। सिंपल फंक्शन ही, हुक्स कोई बड़ी बला नहीं है। हमने ये हुक्स खुद बनाए हैं और आप लोग जब कोड करने बैठेंगे, खैर अब तो क्लोड कोड आ गया है, आप लोग क्या ही कोड करेंगे, सही है ना। तो क्लोड कोड आएगा, अब आप क्या ही कोड करेंगे। तो हम जब प्रोग्रामिंग कोड कर रहे थे तब तो क्लोड कोड नहीं आया था, क्योंकि मैं 2024 के एंड से शायद कर रहा हूँ या 2025 के स्टार्ट में, तब हम लोग ये ऐसे हुक्स बना कर हम लोग ऐड कर रहे होते थे खुद से। तो ये फंक्शन है और कुछ भी नहीं है। ये सर अच्छा जी, चलें आपको एक नई बात बताता हूँ। अच्छा, नईम भाई बोल रहे थे ना कि मुझे पता है, मुझे भी डेवलपर्स के नाम पता है। जब नईम भाई ने नाम लिया ना, मैं 2 मिनट के लिए शॉक हो गया। मैंने कहा वाकई यार मेरे अलावा भी बंदों को नाम पता है। अब नईम भाई आप ये बताएं कि वो बंदा काम कहाँ करता है और इस टाइम पे क्या कर रहा है ये बात मैं बताऊंगा। नईम भाई ने बिल्कुल सही बताया। जॉर्डन वॉक है जिन्होंने 2013-14 में जो है वो रिएक्ट लिखी थी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन्होंने बहुत ज़बरदस्त अंदाज से एक्सप्लेन की। इनके लिए ज़ोरदार क्लैपिंग हो जाए यार। बिल्कुल क्लियर एग्जांपल दी कि भाई ये जो वर्ड है रिएक्ट, ये रिएक्ट क्यों था, क्योंकि फेसबुक को मसला था कि उनके लाइक और कमेंट्स अपडेट नहीं हो रहे थे, उन्होंने लाइब्रेरी बनवा ली। अच्छा, जॉर्डन वॉक आजकल जो है वो रेप्लिट का आप लोगों ने कभी नाम सुना है? रेप्लिट में काम कर रहा है आजकल, ठीक है। रेप्लिट के CEO का नाम है अमजद मसाद, और अमजद मसाद जो है वो टेक की दुनिया का बादशाह है, बहुत ज़बरदस्त बंदा है। एक्स के ऊपर अमजद मसाद को भी फॉलो करें, जॉर्डन वॉक को भी फॉलो करें। जॉर्डन वॉक भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें शेयर करता रहता है। अच्छा, अब मैं आपको एक नई इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपको पता है कि रिएक्ट में एक बदनाम ज़माना चीज़ है। रिएक्ट में एक बदनाम ज़माना चीज़ है, डेवलपर्स की ज़बान में जो है वो इसे सबसे ज़्यादा बुरा भला कहा जाता है। वो क्या है? वो एक हुक है। वो क्या है? वो एक हुक है, और उस हुक का क्या नाम है? यूज अफेक्ट हुक। डेवलपर्स के लिए मैं बस अगर गाली पर रुक जाऊं तो शायद रुक जाऊं, पर डेवलपर्स गाली से भी ज़्यादा इसको दे देते हैं, बहुत कुछ दे देते हैं। अभी आप लोगों ने शायद टेक की दुनिया को सही से एक्सप्लोर नहीं किया। आप एक्स के ऊपर एक्टिव तो हों, सिर्फ इस एक हुक की वजह से आपको पता है कितनी नई नई लाइब्रेरीज बनी है।
सिर्फ इस एक हुक की वजह से। ये यूज इफेक्ट का हुक क्या करता है पता है किसी को? ये क्या करता है कोई बताएगा? भाई 3 वर्ड्स के अंदर मैं बता देता हूँ, 3 खास वर्ड्स के अंदर। और 3 खास वर्ड्स हैं वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, वो ये हैं कि एक कॉल एक्सटर्नल एपीआई। क्या है? कॉल एक्सटर्नल एपीआई, ठीक है। यूज इफेक्ट का हुक यूज इफेक्ट का काम है कि ये एक्सटर्नल एपीआई को बेसिकली कॉल कर रहा होता है, पर डेवलपर्स के लिए बहुत ही हेडेक क्रिएट करता है। अब मैं इसकी डीप डाइव नहीं करूँगा, आप सब लोग खुद एक्सप्लोर कीजिएगा कि यूज इफेक्ट हुक जो है वो डेवलपर्स क्यों इसे इतना बुरा भला कहते हैं। क्या इसने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया हुआ है, या ये जब हम एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट करते हैं तो ये कौन से कराची वाले वर्ड यूज़ करते हैं ना, भंड क्रिएट करता है। अच्छा जी, यार ये नईम भाई ने जो ये गो हाई लेवल का बताया ना, इसे एक्सप्लोर कीजिएगा। ये इन्होंने बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता दी है। ये पूरा का पूरा AI पावर्ड बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये जो बंदा मेरा बराबर में बैठा हुआ है ना, ये इसका चीता है। चीता समझते हैं? चीता मतलब इस बंदे को ये पता है कि ये इंटरनली भी काम कैसे करता है, एक्सटर्नली भी काम कैसे करता है। ये जब आया था ना प्लेटफॉर्म, नहीं भाई तब से मुझे बता रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को, और इन्होंने बहुत काम किया है, पैसे भी बनाए बाय द वे अच्छे खासे। अच्छा बोल रहे नहीं भाई, बताएं क्या सीन है? अशारिक भाई को मैं कह रहा हूँ, अगर बात छेड़ी है तो 2 बातें मैं बोल दूँ ना, कह रहे हैं बोल दे। जब भी हम लोग AI, जब से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो मेरा बड़ा गोल था कि मैं AI प्लेटफॉर्म पर जाकर काम करूं, क्योंकि हम लोग तब ये नेक्स्ट.js पढ़ रहे थे और AI हमारी नई स्टार्ट हुई थी। तो मैं कोई तरीका सोच रहा था कि किस तरह से जाके मैं AI के अंदर मतलब ऐड हो जाऊँ, क्योंकि तब मैं रिएक्ट डेवलपर था, और रिएक्ट में और AI डेवलपमेंट में जो है ना वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैं तो दुआ करता था अपने लिए कि यार अल्लाह ताला मुझे बेहतर नसीब दे। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि भाई कामयाबी हमेशा अल्लाह ताला की तरफ से, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सही है। लेकिन मुझे इतनी अच्छी AI आती नहीं थी, और हमने यहाँ पर सिर्फ अभी स्टार्ट की थी AI, पढ़ना भी और पढ़ाना भी। हमारी साथ में ट्रेनिंग चलती थी, हम लोग चीज़ों को समझ जाते थे, प्रोजेक्ट बनाते थे और देन आप लोगों को सिखाते थे। लेकिन मैंने तब काम नहीं किया था। जैसे आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों की तरह सेम एज ए स्टूडेंट आया था यहाँ पर। अच्छा, तो मेरे पास एक क्लाइंट आया, मुझे उस क्लाइंट ने बोला कि मुझे ना एक प्रोडक्ट बनाना है फुल स्टैक का, तो हमारी क्लिनिक है, क्लिनिक के लिए मैं ये काम करता हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं बना दूंगा। उसने फिर मुझे जो है ना कहा कि यार इस काम को करने से पहले, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी, टाइम में 6 महीने लगते प्रोडक्ट को बनाने में, उसने बोला कि आप एक काम करें, जब तक हम इसको स्टार्ट करें इससे पहले आप कुछ दिन लें। मैंने एक CRM परचेज़ किया है, वो दुबई में ये चीज़ तभी नई आई थी, मतलब बढ़ रही थी। तो उन्होंने बोला मैंने एक CRM परचेज़ किया है, मुझे उसका डेवलपर नहीं मिल रहा। अगर आप, क्योंकि आप डेवलपर हैं, फुल स्टैक डेवलपर, तो आपको चीज़ें समझ आती हैं। अगर आप उसको एक नज़र देखें, अगर आपको चीज़ समझ में आ जाती है, तो आप क्या करें कि मुझे वो सेट करके दें। 1 महीना आप उसको सेट करने में लगाएं, देन हम लोग उस पर बाद अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। मैंने कहा सही है। अब मेरे लिए ना ये थोड़ा सा नई चीज़ थी। मैंने खोला गोवा लेवल, मैंने सर्च किया ये क्या चीज़ है, यूट्यूब पे गया, एक तो उसका सिर्फ गोरों के 2-4 वीडियोस मिली मुझे, कुछ इंडियन पाकिस्तानी कुछ भी नहीं मिला। 2-4 वीडियो, वो भी सिंपल के, इसमें ये प्रोडक्ट कैसे बनाए, इसमें ये प्रोडक्ट कैसे बनाए। फिर मैंने इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे AI की तरफ जाना था और शौक बड़ा था मुझे। मैंने इसको एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर करके क्लाइंट ने मुझे अपना अकाउंट दे दिया था। 1 महीने के अंदर मैंने इसको पूरा A to Z देख लिया, इसमें काम कैसे होता है। और फिर मैंने उस क्लाइंट के लिए एक ऑटोमेशन सिस्टम बनाया, जो उसकी क्लिनिक है, क्लिनिक के अंदर उसकी वेबसाइट, उसका फेसबुक, उसका इंस्टाग्राम और उसका लिंक्डइन, हर जगह पर जब भी कोई क्लाइंट मैसेज करे ना, एक AI एजेंट बैठा हुआ है जो सबको मैनेज करता है। विदिन 60 सेकेंड उसको रिप्लाई करता था, उनसे बात करता था, और उनकी अपॉइंटमेंट्स बुक करके एक मैसेज क्लाइंट को ईमेल करता है, एक हमें ऑनर को बताता था कि ये आपकी नई अपॉइंटमेंट बुक हुई है। सही है, ये उनका हमने एक कंप्लीट सिस्टम बनाया। सही है, कंप्लीट सिस्टम बनाने के बाद उसने मुझे कहा कि यार मुझे वॉइस एजेंट चाहिए। मैंने उसका वॉइस एजेंट बनाया। फिर धीरे धीरे इसके अंदर हमने और डेप्थ गए, क्योंकि वो काम बढ़ाता जा रहा था और उससे मैंने लाखों रुपए कमाए। सही है, अब उसके साथ में काम करते करते 8 महीने से 1 साल मुझे हो गया सिर्फ एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा था गो हाई लेवल पे, क्योंकि मुझे नहीं आता था, मैंने खुद से सीखा था। लेकिन अचानक से इसका जो है ना वो US मार्केट के अंदर गो हाई लेवल का बूम आ गया।
सही है। तो पूरी यूएस मार्केट जो है ना वो एआई से हटके ऑटोमेशन पर शिफ्ट होने लग गई। सबको वही चाहिए, क्यों? क्योंकि फिर ऑटोमेशन पर अगर आ गए तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म चाहिए। आप एनीटाइम पे जा सकते हैं, लेकिन एनीटाइम पे सिर्फ ऑटोमेशन और वर्क फ्लोज बनते हैं। आप रैक सिस्टम अलग से बनाते हैं, आप जो है ना वेबसाइट्स अलग से बनाते हैं, आप ईमेल सिस्टम अलग से बनाते हैं, आप जो है ना व्हाट्सअप की एपीआई, व्हाट्सअप वगैरह सब अलग से लेते हैं। लेकिन इस एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़। आप ऑटोमेशन सारी करेंगे, पूरा ऑटोमेशन सिस्टम मिलेगा। आपने एक सिंपल वेबसाइट बना दी, आप उसको वेबहुक के ज़रिए, एपीआई के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर सिंपल एक फॉर्म बनता है, उसका एम्बेड कोड आता है। जैसे हम लोग यूट्यूब की वीडियो का एम्बेड कोड उठा के वेबसाइट में लगाते, वीडियो चल गई। इसकी अंदर सिर्फ एक फॉर्म बनता है, आपने फॉर्म का एम्बेड कोड उठाया, अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर दिया, आपकी वेबसाइट फुल स्टैक बन गई। क्यों? क्योंकि जब भी उस कॉन्टैक्ट पर कोई मैसेज करेगा, गोआ लेवल के अंदर वो मैसेज रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली उस पर ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाएंगी। आपने वहाँ पर चैटबॉट सेट कर दिया, इसका ये एम्बेड कोड आता है, वो आपने वेबसाइट के अंदर पेस्ट कर दिया, वहाँ पर किसी ने मैसेज किया, वो रिसीव गोआ लेवल में होगा। तो एट द एंड मैंने इसको कम्प्लीटली डेप्थ में देख लिया। और फिर जैसे इसका बूम आया तो मैंने जो है ना इंडीड पर मैं अप्लाई करता रहता था, देखा हर बंदा सिर्फ इसकी बात कर रहा है, गोआ लेवल, गोआ लेवल। और जब मैंने सर्च किया तो जब मैं काम कर रहा था पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 50 डेवलपर्स थे इसके, सिर्फ 50 डेवलपर, उनमें से मैं एक था। तो मैंने जाकर सब जगह इंटरव्यूज़ दिए, मुझे लाखों रुपये सैलरी ऑफर हो रही थी, तकरीबन 3, 4, 5 जगह से मेरे पास कंफर्म हो गया था कि आप जो है ना आप हमारे पास काम करेंगे, डन हो गया था। उनमें से मैंने सेलेक्ट करके चुना कि मुझे किसके पास जाना है। फिर मैं वो एक कंपनी सेलेक्ट करके वहाँ गया और अभी उस कंपनी का इस गोआ लेवल और फुल स्टैक पर मैं प्रोडक्शन हेड हूँ वहाँ पर। जी होता है। अच्छा जी, ये बताने का मकसद पता है क्या था? मकसद ये था कि अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो फाइंड आउट करना होता है। ऐसे ही नहीं आ जाती ना, बने बने तो कुछ नहीं मिलता। अल्लाह ताला ने रास्ता बनाया, इन्होंने एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर कर कर आपको पता है जो बंदा मेहनत करने वाला होता है ना वो तो फिर डेप्थ में चले ही जाता है एट द एंड। तो इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से एक्सप्लोर कर कर फिर पैसे भी काफ़ी बनाए, और अब ये जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो भी एक बहुत अच्छी फर्म है। तो कहने का मकसद ये है कि यू नीड टू एक्सप्लोर द मोस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल स्टैक। वो चीज़ एक्सप्लोर करनी है जो मार्केट में बिल्कुल नई चल रही है, और वो आपको मिलेगी कहाँ पर? एक्स पर। कहाँ पर मिलेगी? एक्स पर मिलेगी, ठीक है। लिंक्डइन पर मिलेगी, व्हाट्सएप चैनल पर मैं शेयर करता हूँ, वहाँ मिलेगी। सर ज़िया की जो एजेंट फैक्ट्री डॉक्यूमेंटेशन है, सर ज़िया की ये जो एजेंट फैक्ट्री की डॉक्यूमेंटेशन है, ये मोस्ट अपडेटेड डॉक्यूमेंटेशन है। इससे बेहतर कोई और रिसोर्स नहीं है। इसके अंदर आपके पास पूरा का पूरा जो है ना वो AI नेटिव लर्निंग सिस्टम भी इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। आप उसको फाइंड आउट करें, ठीक है, यूज़ इट टू डू द सम सॉर्ट ऑफ स्टफ। अच्छा जी, तो अब ये है कि हमारा क्वार्टर 3 आ गया। क्वार्टर 3 में हमने क्या पढ़ा था? रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं पढ़ी थी? क्या था? क्या था? द वन एंड ओनली पाइथन। अच्छा, हमने पाइथन को पढ़ा और उसके बाद जो है वो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखी पाइथन के अंदर, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने मल्टीपल चीज़ों को और भी एक्सप्लोर किया। अच्छा, आप लोगों को याद है कि हमने एक API डेवलपमेंट फ्रेमवर्क पढ़ा था। उस फ्रेमवर्क का नाम क्या है? उस फ्रेमवर्क का क्या नाम है? फास्ट API। क्या नाम है? फास्ट API। फास्ट API का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जी। हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? API डेवलपमेंट के लिए। चलें आपको इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। OpenAI के 1 बिलियन वीकली एक्टिव यूज़र हैं। 1 अरब लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? ChatGPT का इस्तेमाल कर रहे हैं, OpenAI की प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता है OpenAI का जो API इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसके ऊपर लिखा गया है? फास्ट API के ऊपर लिखा गया है। किसके ऊपर लिखा गया है? फास्ट API के ऊपर लिखा गया है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये, अच्छा, फास्ट API वालों ने अभी रिसेंटली अपना फास्ट API क्लाउड भी रिलीज़ किया है। जैसे हम लोग Next.js की एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं ना, जैसे हम लोग Next.js की एप्लीकेशन को वर्सल पर डिप्लॉय करते हैं,
सिमिलरली जो है वो हम लोग फास्ट एपीआई के एप्लीकेशंस को फास्ट एपीआई के क्लाउड के ऊपर 1 क्लिक के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। किसके अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं? 1 क्लिक के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यू नीड टू बी एक्टिव, ठीक है, टू एक्सप्लोर सम सॉर्ट ऑफ गुड स्टफ्स। Q3 में हमने फिर एक और चीज़ को भी एक्सप्लोर किया था। वो क्या थी जी? ओपन एआई की एजेंट्स एसडीके हमने Q4 के स्टार्ट में स्टार्ट की थी या Q3 के लास्ट में शुरू की थी जी? लास्ट में स्टार्ट की थी। हम इसे कंसिडर करते हैं कि भाई हमने जो है ना वो Q4 के अंदर ही हमने डीप डाइव किया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ठीक है। हमने ओपन एआई की एजेंट्स एसडीके देखी थी। अब ये ओपन एआई की एजेंट्स एसडीके क्या है? ओपन एआई की वजह से चैट जीपीटी आया। अब वो मैं वापस पूरी स्टोरी नहीं सुनाने वाला कि भाई वो क्यों आया, कैसे आया, किसने बनाया, क्यों बनाया। सुनाने में और सुनने में आप लोगों को मज़ा आता है। ये जो मैं डीप डाइव हिस्टोरिकल स्टैट्स बताता हूँ बंदों के नामों के साथ, उनके कामों के साथ, किस किस को सुनने में मज़ा आता है वो ज़रा हैंड रेज़ करें। ज़बरदस्त, सही है, अच्छा है। अच्छा जी, तो ओपन एआई की जो एजेंट्स एसडीके है ना, ये बनाने का मकसद ये था कि ओपन एआई जो है ना वो हमेशा फ्रंटियर, हमेशा जो है ना वो मतलब लिस्ट में सबसे आगे रहती है, एआई के लिस्ट में सबसे आगे रहती है, ठीक है। तो हम ओपन एआई को कंसिडर करते हैं कि भाई ये एक एआई फ्रंटियर कंपनी है, ये एआई की रेस में सबसे आगे रहने वाली कंपनी है। तो इन लोगों ने जो है ना वो ये एसडीके बनाई थी। बट इससे पहले मतलब जो क्रेडिट जाता है ना, वो क्रेडिट जाता है लैंगचेन को। वो किसको जाता है? लैंगचेन का नाम किस किसने सुना है? ज़बरदस्त। तो यार लैंगचेन जो है ना वो पहला ट्रूली एजेंटिक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, और ये लोग अचीव भी कर गए थे। मतलब मैंने 2023 में लैंगचेन का इस्तेमाल करते हुए सिंपल चैटबॉट्स तो बनाना शुरू कर दिए थे PIIC में ना। बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इनकी टूलिंग थी, बड़ी इनकी ज़बरदस्त रिसोर्सेज थी। खैर इनकी जो प्रोडक्ट है ना विच इज़ लैंग्राफ, ठीक है, ये था वो ट्रूली एजेंटिक एआई डेवलपमेंट फ्रेमवर्क जिसको हर बंदा कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। पर ये है बहुत कॉम्प्लेक्स। आजकल आप लोग जो है वो नए नए टॉपिक्स के बारे में सुन रहे होंगे। लूप इंजीनियरिंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, हार्नेस इंजीनियरिंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। और सिमिलरली जो है वो हमारे पास और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। मतलब मैं अगर आपको खींच कर बताऊँ तो ये बताऊँगा कि पहले जो है वो हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग थी। मेरे साथ साथ दोहराएं। अच्छा जी, तो हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास जो है वो एआई का पैराडाइम, एआई की टेक्निक्स, एआई की टैक्टिक्स, ठीक है। तो पहला ट्रूली सिस्टम जो आप सब लोगों ने समझा था वो क्या था? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्या था? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सेकेंड इज कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। सेकेंड इज कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। थर्ड इज हार्नेस इंजीनियरिंग। थर्ड इज हार्नेस इंजीनियरिंग। फोर्थ इज लूप इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सिमिलरली जो है वो हमारे पास ये बहुत सारे अब आजकल तो नए नए टर्म्स आ रहे हैं जिनको एक्सप्लोर करना आप सब लोगों के लिए ज़रूरी बन गया है। अगर ये एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। फिर वही बात जो नईम भाई ने बताई थी ना कि गो हाई लेवल का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा काम किया। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने गो हाई लेवल को बहुत पहले फाइंड आउट कर लिया था। तो अगर आप लोग भी राइट टूलिंग को, राइट पीपल को टाइम पर फाइंड आउट कर लेते हैं ना, यू विल बी एबल टू डू गुड स्टफ। और इसके लिए जो है ना वो वाई कॉम्बिनेटर बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। वाई कॉम्बिनेटर जिसको भी फंड करता है ना वो कंपनी और उसके फाउंडर्स जो है ना वो बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट होते हैं इन एनी वे, ठीक है। तो वाई कॉम्बिनेटर्स की जो कंपनीज है ना उसको फॉलो अप करें। अगर आप लोगों को प्रोडक्ट के आइडियाज़
फाइंड आउट करना है, आपको ये देखना है कि हम किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दें। तो जो वाई कॉम्बिनेटर की प्रोडक्ट्स हैं, जिन प्रोडक्ट्स को वाई कॉम्बिनेटर ने जो है वो फंड किया हुआ है, वो प्रोडक्ट जो है ना वो मार्केट को लीड करने वाली होती हैं, ठीक है। तो ये लोग $5 लाख की फंडिंग देते हैं। कितनी? $5 लाख की फंडिंग, 7.5% की इक्विटी पर आई थिंक। और फिर उसके बाद ये लोग, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो सिर्फ फंडिंग नहीं होती, वैसे फंडिंग होती है मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल वांट फंडिंग टू रन देयर बिजनेसेस, बट फंडिंग के अलावा जो है ना वो ट्रेनिंग, मतलब मेंटोरशिप जो होता है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। कौन कौन इस बात से एग्री करता है? जो लोग बोलते हैं, एक मिनट के ज़रा इसका इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जो लोग बोलते हैं कि भाई पैसा इंपॉर्टेंट है बिजनेस को, स्टार्टअप्स को चलाने के लिए, वो ज़रा अपने हैंड रेज करें। सही है। और जो लोग बोल रहे हैं कि यार मेंटोरशिप इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए, वो ज़रा हैंड रेज करें। यार ये अगर मैंने पैसा वैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया ना, नहीं भाई स्टार्टअप्स में, ये जो अभी सेकंड टाइम हैंड रेज हुए थे ये सब घूम जाएंगे, बोलेंगे सर फर्स्ट इज मनी एंड देन सब कुछ, ठीक है। तो खैर हमने जो है वो ओपन की एजेंट्स SDK देखी, हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग देखी, हमने कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग देखी, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो हमने फिर सिमिलरली हमने बैकएंड डेवलपमेंट तो कवर अप कर ली थी तकरीबन, बैकएंड के कुछ और टॉपिक्स रह गए थे वो भी हमने साथ साथ कवर अप किए, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इसमें हमने फिर एक और चीज़ भी कवर अप की थी। अच्छा असल में हमारे जो क्वार्टर्स थे ना वो थे तो 3 से 6 महीने के, और वो लंबे बहुत हो गए थे। तो जो चीज़ हमने क्वार्टर 3 में कवर अप करनी थी वो क्वार्टर 4 में जाके ख़त्म हुई, जो क्वार्टर 4 में ख़त्म करनी थी वो 5 में जाकर ख़त्म हुई, ठीक है। तो हम लोगों ने MCP को भी एक्सप्लोर किया था, याद है आप लोगों को, ठीक है। सर ज़िया आए थे, सर ज़िया ने क्लास में 7 पिलर्स बताए थे एजेंट ड्रिवन डेवलपमेंट के एंड AI नेटिव प्रोडक्ट्स के, ठीक है। तो वो था। क्वार्टर 5 में हमने क्या किया है? क्वार्टर 5 में जो है ना वो हमने, अच्छा अभी बहुत सारे टॉपिक्स जो है ना वो इसमें रह भी गए हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा हमने स्पेक किट को पढ़ा था, ठीक है। फिर क्वार्टर 2 में हमने जो है ना वो शॉपिफाई को भी एक्सप्लोर किया था, ई-कॉमर्स वाली साइट को भी हमने एक्सप्लोर किया था, ठीक है। फिर क्वार्टर 3 में हमने इन 3 चीज़ों के अलावा भी बहुत कुछ देखा था। तो यहाँ पर जस्ट मैंने जो है वो कुछ टॉपिक्स पुट किए हैं। क्वार्टर 5 में जो है ना वो हमने एडवांस एजेंट डेवलपमेंट देखी है, ठीक है, कि एजेंट्स जो है वो किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, एजेंट्स जो है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, लाइक आई हैव अ लॉट टू से, बहुत कुछ बताना है पर वी डोंट हैव मच टाइम। अब एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, और वो अनाउंसमेंट ये है कि मतलब क्या इतने सरप्राइजिंगली जो है वो आप लोग क्यों सुन रहे हैं कि जैसा कोई मैं $1000 नहीं देने वाला आप लोगों को। अल्लाह करे आप लोगों को $1000 लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप मिलियनर वैसे ही बन जाएं। मेरी तो दुआ है भाई, लिटरली मैं तो करता हूँ आप लोगों के लिए दुआएं। पता नहीं आप मेरे लिए, सर नईम के लिए, बकिया पूरी फैकल्टी के लिए अभी कर ले दुआ कि अल्लाह ताला इनको भी कामयाबी अता फरमाए और हमें भी, आमीन। अच्छा जी, तो अनाउंसमेंट ये है कि नेक्स्ट वीक से या ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है ऑफिशियल GIIC का, उसके अंदर हमारी जो है ना वो 2 क्लासेस होंगी, ठीक है। वीक में 2 क्लासेस होंगी। अब एग्ज़ाम्स हैं फाइनल, ग्रेजुएशन एग्ज़ाम होंगे, और उसके बाद जो है ना वो एक यूट्यूबर है बड़ा फेमस पाकिस्तानी में बोलता है ना, खल्ली बल्ली, क्या नाम है उसका? जुनैद भाई। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद जो है वो क्या हो जाएगा? खल्ली बल्ली। अच्छा जी, तो वीक में जो है वो 2 क्लासेस होंगी, ठीक है। वो क्लासेस सर ज़िया खुद लीड करेंगे, ठीक है। आप लोगों को
कोई भी डे एंड टाइम सिलेक्ट करने की फुल इजाज़त है, ठीक है। अब मेरा और नईम भाई का नहीं पता कि हम दोनों उन क्लासेस में होंगे या नहीं होंगे, पर सर ज़िया जो है वो उन क्लासेस को लीड कर रहे होंगे। अच्छा, उसका क्राइटेरिया ये है कि जो नेक्स्ट वीक से क्लासेस होंगी वो क्लासेस जो है ना वो इंशाल्लाह अगस्त के लास्ट तक ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। वीक में 2 क्लासेस होंगी, हफ्ता और इतवार वाले दिन, और हफ्ते वाले दिन भी 3 स्लॉट्स होंगे और इतवार वाले दिन भी 3 स्लॉट्स होंगे, एक मॉर्निंग का, एक आफ्टरनून का और एक जो है वो इवनिंग का, ठीक है। तो आप सब लोगों ने वो क्लासेस किसी भी हालत में अटेंड करनी है, ठीक है। सर ज़िया का मिशन ये है कि उसके अंदर सर ज़िया आप लोगों को ये जो एडवांस टैक्टिक्स है ना एजेंट ड्रिवन डेवलपमेंट की, वो तो सिखाएं प्लस में साथ साथ सर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि किस तरीके से जो है ना वो जो मैं बात कर रहा होता हूँ ना कि टर्न योर स्किल्स इनटू रेवेन्यू, सर ज़िया ये सिखाएंगे प्रोडक्ट्स की शक्ल के अंदर, स्टार्टअप्स की शक्ल के अंदर एंड थिंग्स लाइक दैट ना। एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ फन जो आप उन क्लासेस के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। तो 2 क्लासेस होंगी। अगर फॉर एग्जांपल हफ्ते वाले दिन आप लोगों ने आफ्टरनून की टाइमिंग सेलेक्ट की या इवनिंग की टाइमिंग सेलेक्ट की, तो आप लोगों को इतवार वाले दिन भी वो क्लास लेने के लिए आना पड़ेगा, समझ रहे हैं? यानी वो दोनों क्लासेस लेने के लिए आना पड़ेगा, ठीक है। और वो शायद 4 घंटे की क्लासेस होंगी, 4 घंटे की क्लासेस होंगी। सर ज़िया का जो ग्रेजुएशन एग्ज़ाम है ना, उफ अल्लाह है, समझ रहे हैं भाई, हिल जाएंगे। और चीटिंग वेटिंग के जिन्होंने हासिले बनाए हुए हैं, रखे हुए हैं, वो इस बार तो दूर दूर तक सोचे ही ना। इस बार LMSC जो है वो इंशाल्लाह कम्प्लीटली रिफॉर्म हो जाएगा, मतलब बैकएंड वाली साइड के ऊपर चीटिंग के दूर दूर तक हासिल नहीं होंगे। और चीटिंग करने का भी क्या फ़ायदा यार, ये तो आप लोग अपनी मेहनत के लिए कर रहे हैं ना। अगर आप लोगों के नंबर्स कम आए तो क्या इसका ये मतलब है कि भाई आप ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते? मैं तो इस चीज़ को दूर दूर तक नहीं मानता भाई। अगर आप लोगों ने मेहनत से एग्ज़ाम दिया है ना और आप लोगों की 30 to 40% बन रही है, तो आप लोग बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। बनिस्बतन इसके कि आप चीटिंग से जो है वो 70, 80, 90% जो है वो गेट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अच्छा, नईम भाई जो है वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं, वो ज़रा आप सब लोग सुन लें। चले जी, इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे इस 3 साल की जर्नी के अंदर हम लोगों ने स्किल्स तो बहुत सीखी है, लेकिन स्किल्स बेचना नहीं सीखा। सही है, हमने ये तो सीखा कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है, वेबसाइट कैसे बनानी है, लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि जॉब्स कैसे फाइंड करनी है, क्लाइंट कैसे फाइंड करना है। तो 2 चीज़ें हैं जो मैंने अपने इस 2 या 2.5 साल के वक्त के अंदर एक्सपीरियंस किए हैं। मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोग भी जाकर ये करें और ना सही किसी रेस में तो आए, कहीं घर पे बैठे तो ना रहें, कहीं कोई आपको मिसगाइड तो नहीं करे कि यार कंपटीशन चल रहा है, आपका कोई फ़ायदा नहीं है जाने का, आप जो है ना वो जो है ना आप बस छोड़ दें, आप कुछ और सीखें, कोई आपको ये तो ना कहे। अब मसला ये है कि हमने स्किल्स तो सीखी है। अब आप में से कौन सा ऐसा बंदा है जो एक सिंगल वेबसाइट नहीं बना सकता? ज़रा हाथ खड़ा करें। कोई एक ऐसा है जो सिंगल वेबसाइट नहीं बना सकता, 4 घंटे के अंदर नहीं बना सकता? कोई है ऐसा? क्यों? क्योंकि आप सब ने अभी देख लिया है कि AI क्या कर सकता है। आप लोगों के पास
CLI को एजेंट्स हैं, आप लोगों के पास लवेबल है, V0 है, मल्टीपल चीज़ें हैं जहाँ पर आप जो है ना वो वेबसाइट किसी भी किस्म की बना सकते हैं, किसी भी किस्म का प्रोडक्ट बना सकते हैं। बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बना भी लिया होगा। अब मसला ये है कि हम बना तो सकते हैं, लेकिन किसके लिए बनाएं, क्लाइंट्स कहाँ से लाएं? ये जो चीज़ मैंने जहाँ पर स्टार्ट किया था, ठीक है, तो मैं वहीं से ही आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है ना वो उसी चीज़ को फॉलो करें। हो सकता है आप लोगों के पास कोई और बेहतर अप्रोच हो, कोई आपको और बेहतर गाइड करे, लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे उसमें रिजल्ट्स मिले। सही है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं जॉब्स की, देन हम लोग बात करेंगे क्लाइंट्स की। सही है। अच्छा, अब हाउ टू फाइंड अ जॉब जो है ना, ये एक कॉमन क्वेश्चन है। यूट्यूब पे जाएंगे आपको हज़ारों इसकी वीडियोस मिलेंगी, लोग आपको डिफरेंट तरीके से बता रहे होंगे। अब मेन चीज़ ये है कि आप जॉब के लिए तब सूटेबल होते हैं जब आप फिज़िकली उस शहर में मौजूद हो, आपके पास एक बेहतर पोर्टफोलियो हो, आपकी बेहतर CV हो और आपको आने जाने में और टाइमिंग का कोई इशू ना हो। अब कराची के अंदर जितनी भी टेक कंपनीज में मैंने जॉब की है, 10-12 महीने करके आ गया, एक्सपीरियंस लिया, 6 महीने किया, भागो यहाँ से, 4 महीने किया, भागो यहाँ से। क्यों? क्योंकि कहीं पर मुझे वो कुछ बेहतर करना था। सही है। अब कराची के अंदर जितनी भी कंपनीज़ है, बड़ी कंपनी की बात नहीं करूँगा, मैं अभी तक किसी में गया नहीं, ना ही मैंने अप्लाई किया, क्योंकि मैं सेट हूँ, मेरे पास एक फिज़िकल जॉब है, एक रिमोट जॉब है, मुझे टेंशन नहीं है। ठीक है। अब कराची के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं वो सब जॉब पोस्टिंग करते हैं 2 जगह पे, एक लिंक्डइन पे, दूसरा इंडीड पे। सही है। इंडीड इतना बेहतरीन जो है ना प्लेटफॉर्म है, हमने एक कलीग के साथ मिलके स्टार्टअप बनाया। सही है। वहाँ पर हम अपना इंडीड पर अकाउंट बनाने जा रहे थे एज अ कंपनी, लेकिन इंडीड हमें कंपनी बनाने तक की इजाज़त नहीं दे रहा था जब तक हम उसे फिज़िकल कंपनी का एग्जैक्ट एड्रेस नहीं दे रहे। वो कह रहा है आप कौन, हम जानते नहीं है, जब तक आप एग्जैक्ट एड्रेस नहीं देंगे हम आपको इंडीड पर अपना कंपनी प्रोफाइल बनाने का ऑप्शन ही नहीं दे रहे। बार बार प्रोफाइल रिजेक्ट कर रहे हैं। इट मीन के ऑथेंटिक सारी कंपनी जितनी भी है वहाँ पर ऑथेंटिक है, कोई फेक कंपनीज किसी ने रजिस्टर नहीं कर रखी। जो भी वहाँ पर जॉब्स आती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक आती है, कोई भी टाइम वेस्ट करने के लिए वहाँ पर नहीं बैठा। मैं खुद पर्सनली जो है ना वो जॉब्स में अप्लाई करता हूँ इंडीड के थ्रू। अब मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, वो चाहे स्टार्टअप हो चाहे अच्छी कंपनी हो, थोड़ा सा मेरे साथ कोई मिसबिहेव कर दिया किसी मैनेजर ने, किसी सीनियर ने, जहाँ मुझे लगा कि नहीं अब मेरी यहाँ पर वैल्यू नहीं है या मुझे कुछ बेहतर इंप्रूव करना चाहिए, मैं लास्ट मंथ जो होता है ना कंपनी का, वहाँ पर बैठ के इंडीड पे अप्लाई मारना स्टार्ट कर देता हूँ। मंथ के अंदर 2, 3, 4, 5 इंटरव्यू कॉल्स आ जाती है मुझे, मैं जाकर वहाँ पर बात कर लेता हूँ, इंटरव्यू दे देता हूँ, सिलेक्ट हो जाता हूँ, यहाँ पर नोटिस पीरियड दिया और वहाँ पर शिफ्ट हो गई। ये मेरा तरीक़ेकार है। अब आप लोगों का तरीक़ेकार क्या है पता नहीं। बेहतरीन चीज़ है, आपने करना क्या है मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले आपकी सबसे बेहतरीन CV होनी चाहिए। आपके पास आपकी CV सबसे अच्छी होनी चाहिए। काफ़ी सारे मुझे स्टूडेंट ऐसी CVs भेजते हैं, सर मेरी CV देख लें, जो कि एक जो है ना वो एक पोस्टर की तरह दिख रही होती है। सही है। कलर्स डाले हुए हैं, बड़ी सी अपनी पिक्चर्स डाली हुई है। कंपनी इस CV को एक्सेप्ट नहीं करती। सच्ची बता रहा हूँ, कंपनी अगर कंपनी प्रोफेशनल है तो वो इस CV को एक्सेप्ट नहीं करती। अगर कर भी लेती है तो आपको एक जूनियर फ्रेशर जो जिसको कोई नॉलेज नहीं है वो जो है ना वो समझ रही होती है। तो अब जो इसका बेस्ट तरीक़ेकार है आजकल जो मैं खुद पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ वो है क्लाउड। क्लाउड से बेहतर कोई CV नहीं बना सकता। सही है। अगर आपको यकीन आया है तो मैं इस अप्लाई विथ इंडीड के ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी CV दिखाता हूँ आपको, जो कि मैंने क्लाउड से बना रखी है। ये देखो, ये CV मैंने क्लाउड से बना रखी है। सही है, नज़र आ रही है। तो ये एक मेरी नज़र में प्रोफेशनल है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा एक्सेप्ट होती है। सही है। मैंने कभी कहीं भी देखा है किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि यार आपकी CV अच्छी नहीं है। हो सकता है मेरे मुझसे बेहतर किसी और की CV हो, लेकिन CV ऐसी होनी चाहिए, ना उसमें फिजूल के आप कलर्स डालें, ना उसके अंदर फिजूल की अपनी इमेजेस डाल दें, ना ही कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालें। एक सिंगल पेज CV हो। सही है। उसके अंदर
पहले तो आपकी डिटेल्स लिखी हो, जैसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है AI एंड ऑटोमेशन इंजीनियर। भाई मैं काम क्या करता हूँ, जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ वो CV पर टाइटल लिखा हुआ हो कि भाई मैं AI ऑटोमेशन इंजीनियर हूँ। सही है। अगर मैं फुल स्टैक के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो उस CV के अंदर लिखा हुआ कि मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ। CV फुल स्टैक की है, जॉब फ्रंट एंड की है, यहाँ पर अप्लाई करना हो बोलेगा नहीं ये तो हमारे बजट से बाहर है। समझ रहे हैं। अब अगर आप जिस जॉब में अप्लाई कर रहे हैं उस टाइप की फुल CV बना के वहाँ पर सबमिट करते हैं तो डेफिनेटली HR आपकी CV को देखेगा और आपको इंटरव्यू कॉल करेगा। बाद में फिर वो बातें डिस्कस होती हैं कि यार आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, आप आ सकते हैं नहीं आ सकते, नाइट जॉब कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये बात की बात है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने अपनी CV दी है, आपको कॉल आनी चाहिए। सही है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अपनी CV दी है, आपको कॉल आनी चाहिए। बाकी तो फिर हमारा टैलेंट बात करेगा। सही है ना। बाकी फिर हमारा टैलेंट है कि हम उसको किस तरह से घेरते हैं। हमारे ऑफिस में एक अपना प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो क्लाइंट्स को जो है ना वो डील करता है। एक प्रोजेक्ट बना लिया, एक फंक्शनलिटी बना ली, उसको अपसेल मारता है। अपसेल मारने के बाद वो कहता है मैंने इस क्लाइंट को काट दिया, $4000 का क्लाइंट काट दिया, $2000 का क्लाइंट काट दिया। कहने का मकसद ये है कि इंटरव्यू कॉल तो आए, अगला बंदा हमारे साथ बार्गेनिंग में तो आए। मैं CV भेजी जा रहा हूँ, 1000 जॉब्स में अप्लाई कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना ऐसे अप्लाई करने का। हमें अपनी अप्रोच को चेंज करना होगा। सही है। सबसे पहले बेस्ट CV बनानी है। क्लाउड को अपनी CV दें, अपना गिटहब अकाउंट दें, स्क्रीनशॉट दें, लिंक्स दें, XYZ जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिस तरह से वो रीड कर सके। आप लोगों को पता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग आपने पढ़ रखी है कि कब उसको कौन सी चीज़ देनी है जिससे वो हमें जान सके, हमें पहचान सके। सही है। मुझसे बेहतर नहीं, आपसे बेहतर आपको कोई भी नहीं जानता कि आप किस तरह से क्लाउड से ChatGPT से काम निकलवाते हैं। छोटा सा ईमेल करना होता है, आजकल आदत पड़ गई है यार एक ईमेल तो लिख दो। किसी को इंग्लिश में मैसेज करना है, यार इस मैसेज को इंग्लिश में तो लिख दो। ऐसा ही है ना, एक गंदी आदत पड़ गई है। मैं मुझे किसी को भी मेल करना होता है, मैं उसका वॉइस ओपन करता हूँ, उसको बोलता हूँ यार एक मैसेज बना दो, मैसेज बना के सेंड कर दो। कौन इतनी इंग्लिश में बैठ कर आया फिर समझ। और तो ऊपर से हमारी अच्छी इंग्लिश भी नहीं है। अच्छा, एक सबसे बेस्ट CV के अंदर आपका टाइटल नज़र आ रहा हो, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल हो। दो चीज़ें तो हमेशा 100% होनी चाहिए, एक आपका नंबर और आपका ईमेल। कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे? बाद औकात मैंने अभी आपको बताया ना कि मैं किसी कंपनी में गया हूँ, अभी काम कर रहा हूँ, क्या प्रोडक्शन हेड हूँ। मैं अकेला नहीं गया। अगर मेरा एक ग्रुप है, चैनल है नई हुसैन के नाम का, मैं वहाँ पर जॉब पोस्ट करता हूँ। मैं जैसे उस कंपनी में मैंने वहाँ पर ज्वाइनिंग ली, काम जैसे बढ़ा, मैंने उनको बोला हमें लोगों की ज़रूरत है, हमें लोगों की ज़रूरत है, हम लोगों को लेकर आएँ ताकि हमें काम में मुझे सपोर्ट के लिए मैं अकेला क्या करूँगा। उन्होंने बोला ठीक है, आप जो है ना वो लोग लेकर आएँ, हम देखते हैं। मैं लिंक्डइन वगैरह छान मारा, कहीं पे भी मुझे उस स्टेट का डेवलपर नहीं मिला ही नहीं कराची के अंदर। अगर कोई मिला तो वो उसकी डिमांड ऐसी थी, भाई मैं 2.5 लाख ले लूँगा, मैं 2 लाख ले लूँगा। हालांकि मुझे तो मुझसे जूनियर चाहिए ना। अगर मेरी सैलरी 50,000 है, उसको मैं 70,000 दें तो कोई फ़ायदा बचा नहीं है ना। सही है। तो इस तरह का सिस्टम सिनेरियो बना। अब मैंने उनको कहा कि हमारे पास वो लेवल के डेवलपर कराची में नहीं है, 1-2 है, लेकिन कभी पंजाब से होता है, कभी कहीं, कभी कोई। मतलब मैंने जैसे बताया कि तब कराची या पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 50 डेवलपर्स थे। मैंने पूरा डेटा खाना था, 0.03% वो लेवल के डेवलपर्स थे। समझ रहे हैं। तो पता नहीं है क्या जाकर एक चीज़ बन जाती है। खैर मैंने उनको आइडिया दिया क्योंकि आप लोगों को भी तो आगे बढ़ाना है। मैंने उनको कहा कि मेरे पास बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, गवर्नर हाउस के अंदर हम लोग पढ़ा रहे हैं। हम क्या करते हैं कि उनकी एक टीम बनाकर उनको लेकर आते हैं, उनको 1 मंथ की ट्रेनिंग देते हैं वो हाई लेवल पर। इफ़ अगर वो 1 महीने के अंदर वो रिजल्ट दिखा देते हैं तो हम उन्हीं को डेवलपर हायर कर देते हैं। क्या ज़रूरत है हमें बाहर से लाने की, इतनी हैवी सैलरी भरने की। सही है। तो ये इस बात पर वो एग्री हो गई, बोला ठीक है आप ले आओ। मैंने अपने उस चैनल पे कंपनी की जो है ना वो पोस्टिंग की, टेकजेनिक्स लोगों, अगर कोई मेरा कौन ज्वाइन किया हुआ है जिसने मेरा चैनल ज्वाइन किया हुआ है। सही है। टेकजेनिक्स की मैंने पोस्ट की थी ना 3 महीने पहले पोस्ट मैंने वहाँ पर टेकजेनिक्स के नाम से की थी। वो कंपनी थी, मैंने लिंक्डइन पे भी पोस्ट की थी कि हमारे स्टूडेंट वहाँ पर आए। फिर जब मैंने पोस्ट की, मैंने कहा ये इंटर्नशिप है, ज़ाहिर है मैं उसको इंटर्नशिप शो करवाऊँगा ना, 1 महीने की ट्रेनिंग है। अगर आप नहीं उतर पाए उनकी एक्सपेक्टेशन पे तो मैं क्या कर सकता हूँ।
1 महीने की ट्रेनिंग है, मैंने कहा भाई इंटर्नशिप है, आप लोग आ जाओ। सही है, 1 महीने की इंटर्नशिप दी, तो मैंने वहाँ पर जॉब पोस्ट कर दी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आए। जब मुझे सीवी रिसीव होना स्टार्ट हुई, किसी के अंदर कॉन्टैक्ट ही नहीं है, सीवी भेज दिए। किसी ने ईमेल के साथ कुछ लिखा ही नहीं है, सीवी भेज दिए। अब वो मुझे नहीं भेजी, क्यों? क्योंकि मैंने अपना ईमेल नहीं डाला था, मैंने कंपनी के HR का ईमेल डाला था। डायरेक्ट वो HR का एक प्रोसेस है ना कंपनी के अंदर आने का, भी हायर होने का। तो HR को बताया, HR ने पोस्टर बनवाया, सारी चीज़ें उन्होंने पोस्ट की, मैंने भी ग्रुप में शेयर कर दी। अब जो भी ईमेल जा रही है वो कहेगा नहीं भाई ये देखो आपके उस पर ईमेल ही नहीं है, कॉन्टैक्ट ही नहीं है, CVH ही नहीं है, अब क्या करें? सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट भी थे, काफ़ी सारे अच्छे स्टूडेंट थे। उन लोगों ने उसको इंटरव्यू कॉल की। कोई कह रहा था मैं हैदराबाद में रहता हूँ, कोई कह रहा था मैं नाइट में जॉब नहीं कर सकती, नाइट में शिफ्ट में आ नहीं सकती, कोई किसी का कोई रीज़न, हमारे आजकल जो है रीज़न सारे। तो उसके बाद जो हमें मिला कर जो हमें स्टूडेंट मिले, 6 स्टूडेंट मैंने वहाँ से शॉर्ट लिस्ट किए, उनसे इंटरव्यू किया, मुझे समझ आया, मैंने उनको इंटर्नशिप पे भी बुलाया और इंटर्नशिप उन लोगों ने कंप्लीट भी की। उनमें से 3 को परमानेंट हायर भी करवा दिया, वहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास काम कर रहे हैं। सही है, कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी CV अच्छी नहीं है ना, आप डायरेक्ट वहाँ से रिजेक्ट हो जाते हैं। ये जो इंटरव्यू कॉल है वो गई सिर्फ 10 बंदों को थी, 100 CV नहीं गए। अब बताओ क्यों, बाकियों को क्यों नहीं गई? वो मेरे सामने बैठ के, ये सिलसिला मेरे सामने हुआ, तभी मैंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि यार ये हमारे स्टूडेंट को CV बनाने नहीं आना, उनको नहीं पता कि जॉब में किस तरह से अप्लाई करें, ये इशू है। सही है, इसको फिक्स करना है। आप जाते जाते हमारी लास्ट क्लास है जहाँ इतना कुछ सिखा दिया है, वहाँ पर भी थोड़ा और हम लोग अपनी एफर्ट दे देते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को जॉब मिलेगी, हमें भी दुआएं करेंगे। सही है। अच्छा, अब आपकी हो गई CV, परफेक्ट हो गई। CV के अंदर आपने कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दी, आपकी प्रोफेशनल CV हो गई, आपने बना दी। अब करना यह है कि इंडीड पे अकाउंट बना दी। सही है, इंडीड पे प्रोफाइल बनानी है, तो अपनी प्रोफाइल के अंदर सारी डिटेल्स लिखते हैं जो जो आपको आता है। आप फुल स्टैक डेवलपर है, फुल स्टैक ही बनाए। आप अगर PHP डेवलपर है, PHP, AI है, AI डेवलपर है, AI। तो अपनी CV बना, अपनी प्रोफाइल बना के वो अपनी CV यहाँ पर ऐड कर देंगे। इंडीड खुद आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपको कौन सी जॉब पोस्ट दिखानी है। सही है, आपने जॉब पोस्ट दिखा दिया। मेरी CV के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है ना, नईम हुसैन CV V2, मतलब वर्जन 2 है इसका, मैंने यहाँ पर रखा है। हर दिन हर नई जॉब के लिए मैं अपनी CV को अपडेट करता हूँ। अगर आज बैठा हूँ जॉब्स में अप्लाई करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ कि फुल स्टैक की जॉब दे रहा हूँ तो उसके लिए नई CV बनाता हूँ। AI इंजीनियर के लिए दे रहा हूँ तो उसकी नई CV बनाऊँगा। अगर मैं AI इंजीनियर वाली एक फुल स्टैक को दूँगा तो वो तो मुझे बुलाएगा ही नहीं। तरीक़ेकार जो है ना वो पता होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले ये हो गया। अब जब आपने CV बना दी, आपने अपना अकाउंट इंडीड पे बना दिया, अब आप आएंगे, आपको जॉब दिखना स्टार्ट होगी। AI इंजीनियर की जॉब आ रही है, कहाँ से आ रही है? दावत इस्लामी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है, कराची गुलशन इकबाल। सही है, ये जॉब है, यहाँ पर लिखा हुआ है लोकेशन भाई कराची। सबसे पहले तो लोकेशन देखा करें यार आपके हिसाब से लोकेशन है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर उन लोगों ने बताया हुआ है कि उनको किस किस्म का बंदा चाहिए। आपने ये समझना भी है कि यार मैं इनके लिए एलिजिबल हूँ भी कि नहीं हूँ। वो कह रहा है वी आर लुकिंग फॉर मोटिवेटेड जूनियर AI इंजीनियर। आपके लिए ही जॉब है ये जॉब आप लोगों के लिए ही है। आपने पढ़ा भाई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या वो लिखी हुई है। रिक्वायरमेंट तो कौन सी चाहिए भाई? बैचलर डिग्री चाहिए, सही है, डेटा साइंस या फिर रिलेटेड फील्ड के अंदर। एक पोर्टफोलियो चाहिए, पर्सनल एकेडमिक, FIP या हैकाथॉन प्रोजेक्ट या फिर जो है ना एप्लीकेशन या फिर जो इसकी जो हमने मेंशन की है, सॉलिड पाइथन फंडामेंटल स्किल्स बुक्स के अंदर, डेटा स्ट्रक्चर और क्लीन कोडिंग प्रैक्टिसेस आप लोगों में नहीं है ना? तो ये जॉब आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें आपने रीड कर ली, आप गए अप्लाई डील पे क्लिक किया, सही है, और यहाँ पर जाकर आपने जो भी आपने रिक्वायरमेंट बाज़ों का ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आपको कितना एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पर एक लाइन प्रोफेशनली आपने लिखनी होती है, यस नो 1 2 3। एक प्रोफेशनली लाइन या मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, आपने प्रोफेशनल लाइन लिखनी होती है। 3-4 क्वेश्चन ये करते हैं, देना होगा कि आपकी CV यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, सिलेक्ट सबमिट करती है। आपकी ये CV सबमिट हो जाएगी। जब सबमिट हो जाएगी तो क्या होगा, अब देखिए एक चीज़ समझिएगा। अब आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया, कॉम्पिटिशन था, जॉब का आपको रिस्पॉन्स नहीं है, रिप्लाई नहीं है, आपने क्या किया? छोड़ दी, डिमोटिवेट हो गए।
होना ही नहीं है डिमोटिवेट। आपके पास स्किल्स हैं, लोग आपको हायर करने के लिए तरस रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, इंडीड पे ढूंढ रहे हैं, लिंक्डइन पे ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसको एक सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा। तो फिर क्या करना है? अप्लाई करते रहना है, अप्लाई करते रहना है। कैसे? आज मैंने 1 घंटा निकाला, 10 जॉब्स ऐसी देखी, उनके अंदर अप्लाई कर दी, सही है, नहीं आया रिप्लाई 10 जॉब। कल फिर मैं 1 घंटा बैठा, 10 जॉब देखी, फिर अप्लाई कर दी। फिर परसों बैठा, मैंने 1 मंथ लगातार ये प्रैक्टिस की। 1 दिन के अंदर मैंने 10 जॉब्स अप्लाई की। 10 दिन के अंदर कितनी हुई? 1 मंथ के अंदर 300 जॉब्स में से मुझे 2-3 इंटरव्यू कॉल नहीं आएंगी? आएंगी ना, 100% आएंगी। लेकिन तब आएंगी जब हम उनकी शर्त पर पूरे उतरेंगे, हमारी प्रोफाइल अच्छी हो, हमारी CV अच्छी हो, जैसे मैंने बताया। तो 300 जॉब में से आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। अगर 1 महीने में नहीं आती तो दूसरा महीना लगा दो, मसला नहीं है। या 3 साल यहाँ पर लगाएं, 2 महीने वहाँ पर लगा देंगे। सिर्फ इस फील्ड के अंदर इन होने की देरी है, आपका काम जो है ना वो खुद ही बढ़ने लग जाता है, सही है। अब यह दूसरी चीज़ पे आता है, लिंक्डइन। ठीक है, अच्छा, अब लिंक्डइन है। लिंक्डइन के अंदर हम लोगों ने एक जो है ना बस वो ये बना लिया है कि क्लास पढ़ेंगे, क्लास ली, उसकी पिक्चर निकाली, पोस्ट की, सो गए, मसला ही नहीं है। लिंक्डइन का यूज़ ही नहीं करना। लिंक्डइन वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पर दुनिया के प्रोफेशनल लोग मौजूद हैं। यहाँ पर फिजूल लोग नहीं होते, यहाँ पर मीम्स पोस्ट करने वाले, हंसी मजाक वाले, कमेंट करने वाले लोग नहीं है, रील्स पोस्टिंग वाले, रील्स देखने वाली चीज़ें नहीं है। ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग जो है ना वो कंपनी हो सकती है, वो CEOs हो सकते हैं, वो एलन मस्क भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा, आपको हर बंदा यहाँ पर नज़र आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पर जो है ना वो जॉब ढूंढनी है। अब ढूंढनी कैसे है? आप लोग बोलेंगे सर मैं जाती हूँ जॉब्स में देखती हूँ या देखता हूँ, यहाँ पर जॉब आ गई, अप्लाई की, कोई रिप्लाई नहीं आया, इसने मेरी CV रिजेक्ट कर दी, बात खत्म, सही है। ऐसे ही करते हैं। अप्लाई किया होगा, किस किस ने अप्लाई किया है आज तक लिंक्डइन पर? किस किस को रिस्पॉन्स आया है? बस हाथ नहीं खड़ा है, 2 3 4 5, सही है। क्यों? इसके अंदर एक एल्गोरिथम सेट है। आप CV आपकी अच्छी होगी, उनके स्कोर के मुताबिक होगी, तो ये आपकी CV को लिंक्डइन आगे कंपनी को भेजता है, अदरवाइज नहीं भेजता। अगर भेजता भी है तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत है। डायरेक्ट इस जॉब्स वाले सेक्शन में जाना ही नहीं है। मैं पर्सनली कैसे जाता हूँ? मैंने जब ये जो मैंने कंपनी में काम कर रहा हूँ ना, ये कंपनी बताया मैंने कैसे ढूंढी थी। नया क्लाउड का डेस्कटॉप एक्सटेंशन आई थी, ये रही राइट में। मैंने इसको क्लिक किया, इसको मैंने ऐड किया। मैंने इसको बोला कि यार लिंक्डइन पर मेरे लिए वो हाई लेवल की जितनी भी जॉब्स पोस्ट हुई है कराची के अंदर ऑन साइट 24 आवर्स के अंदर पोस्ट हुई है, जॉब्स ये वाली नहीं, ये जो ऊपर आपका ऑप्शन नज़र आ रहा है ये वाला नहीं, जॉब पोस्टिंग हुई है वो मुझे निकाल दो। इसने मुझे लिस्ट बनाकर 20 जॉब्स निकाल दी। मैंने सबके अंदर जाकर ईमेल निकाल के अपनी CV भेज दी और मुझे जो है ना वो इंटरव्यूज़ कॉल आना स्टार्ट हो गई और मेरी जॉब भी लग गई सिर्फ इस एक्सटेंशन की वजह से, सही है। ये एक्सटेंशन बहुत पावरफुल है। आप जो चीज़ नहीं सर्च कर सकते वो ये कर सकती है। अब मैं इसको एक कॉल देता हूँ। अब आप लोग बोलेंगे कि सर क्लाउड बोर्ड तो है ही नहीं है ना। अब ये बता रहा है मैं वो अपना लिंक्डइन में जॉब सर्च करूँगा, वो में डेवलपर सर्च करूँगा, रिजल्ट रिव्यू करूँगा और एक समरी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, सही है। एक प्लान बनाया, मैंने अप्रूव कर दिया, ये खुद ही जाकर लिंक्डइन पर मेरे लिए जॉब फाइंड करना स्टार्ट करेगा। आप देखो, खुद ही जॉब पोस्टिंग निकालेगा और उसकी लिस्ट बनाएगा, राइट साइड में नज़र आ रहा है, सही है। तो ये काम हम मैन्युअली कर सकते हैं, खुद से सर्च कर सकते हैं। अगर क्लाउड नहीं है, हमने एक तरीके का निकालना है किस कीवर्ड से हम लोग सर्च करें कंपनीज को, जॉब्स को। अगर जॉब्स नहीं नज़र आ रही ना, आपने जॉब्स में अप्लाई किया, अगर नहीं नज़र आ रही, आप कंपनी सर्च करें, उन कंपनीज़ के ईमेल्स निकालें, उन कंपनीज़ में से HR के ईमेल्स निकालें या CEO के,
उनको ईमेल करें अपनी सीवी के साथ कि मुझे ये स्किल्स आती है, अगर आपके पास कोई सूटेबल जो है ना अपना जॉब है मेरे लिए तो लेट मी नो। सही है, ऐसे ही आपने 100 ईमेल्स कर डाले यार, एक दो का तो आएगा ही ना जवाब, नहीं आएगा। तो मतलब स्ट्रगल करनी है, थोड़ी बहुत मेहनत करनी है। जहाँ पर यहाँ पर पढ़ने के लिए हमने स्ट्रगल की है, वो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत हमें करनी है। तो ये मुझे जो है ना वो एक समरी बता रहा है, लेकिन अगर मैं इसको कहता मुझे लिस्ट दे दो, लिंक्स दे दो, तो ये मुझे दे देता और मैं वहाँ पर अप्लाई कर देता। अब ये हो गई जॉब्स की बात। अब रात रहती है बात किसकी? क्लाइंट्स की। क्लाइंट्स कैसे ढूंढेंगे? अब मसला है क्लाइंट्स आजकल जो है ना कंपटीशन बहुत है। जो कंपनीज फॉलो करती है ना क्लाइंट ढूंढने के लिए, उसका मैं आपको गाइड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे सामने हुए ये प्रोसेस, ताकि आप लोग भी अपना जो है ना काम स्टार्ट कर सकें, चाहे टीम बना दें, चाहे सिंगल फ्रीलांसर। अब कंपनीज क्या करती हैं? सबसे पहले तो वो गूगल मैप्स का इस्तेमाल करती हैं। आपको अक्सर कॉमन चीज़ है जो यूट्यूब पे आप वो लोग तरीक़ेकार सिखा रहे होंगे कि भाई आप गूगल मैप पे जाओ, सही है, अपने इर्द गिर्द के जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, लाइक मैं सर्च कर लेता हूँ डेंटल क्लिनिक्स, सही है। अब डेंटल क्लिनिक्स मैंने सर्च कर ली है, मुझे आ जाती है यहाँ पर बहुत सारी क्लिनिक्स नज़र, सही है। ये जो रेड कलर की आ रही है ना, ये वाली ये क्लिनिक्स है। अब मैं जाता हूँ एक क्लिनिक पे, मैंने क्लिक किया, मुझे यहाँ पर इनकी डिटेल्स दिखेगी, मुझे यहाँ पर इनकी वेबसाइट दिख रही है, इट मीन कि इनके पास वेबसाइट है। अगर मैं वेबसाइट के लिए इनको अप्रोच कर रहा हूँ तो मैंने देख लिया भाई इनके पास वेबसाइट है, मैंने अप्रोच नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैं AI के लिए, चैटबॉट्स के लिए, ऑटोमेशन के लिए इनको अप्रोच कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट इनका नंबर उठा लूँगा, यहाँ से इनको जाके कॉल करूँगा। जैसे कंपनी बोलती है कॉल कॉलिंग, उन लोगों ने बंदे बिठाए हुए होते हैं, उनको पैकेजेस वगैरह दिए हुए होते हैं, उनकी कमीशन सेट होती है, उनको देते हैं भाई ये नंबर से इनको इस चीज़ की ज़रूरत है, पिच करना है, आप कॉल करें। वो कॉल करते हैं, बोलते हैं भाई मैनेजर से बात हो सकती है, वो मैनेजर से बात करवाते हैं। मैनेजर से बात होने के बाद वो उनसे पूछते हैं कि भाई आपके पास जो है ना, मैंने देखी आपकी वेबसाइट बहुत बेकार है, इस AI के दौर के हिसाब से अच्छी नहीं है, मैंने आपके लिए एक वेबसाइट बना दी है। क्या किया है? बना ली। बनाई नहीं है, उसको बोल रहे हैं बना ली है। अच्छा बना लिए? हाँ, मैंने आपके लिए बेहतरीन वेबसाइट बना ली है। अगर आप 1 घंटे के अंदर मुझे मीटिंग के लिए मेरे पास आ जाए जूम पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, 1 घंटे के बाद मैं फ्री हूँ, आप आ जाए। सही है, क्लाइंट है हमें वर्दी देखने के लिए, मीटिंग के लिए। उसने क्या किया, उसकी डिटेल्स निकाली सारी, गया लवेबल पे, V0 पे वेबसाइट बना दी 40 मिनट के अंदर, वेबसाइट रेडी। आए उसके बाद मीटिंग में उसको वेबसाइट दिखा दी, बंदा खुश हो गया, उसकी वेबसाइट खटारा दी, हमने न्यू रेट पर उसको वेबसाइट बना के दे दी। उसने बोला यार कितने की है? $150, ज़्यादा नहीं है, $150। अच्छा ठीक है भाई, आप मेरी डोमेन होस्टिंग पे लगा दो। उसने डोमेन होस्टिंग पे लगा दी, $150 उसने दे दिए। 1 दिन के अंदर सिंगल लवेबल से वेबसाइट बना डाली। अब बताएं, ऐसे मैंने, ये तो लवेबल वाली चीज़ है, ऐसे मैंने बहुत सारे मॉकअप्स बनाए, बहुत सारे, डेली 4, 5, 6, 7 क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट में आ जाता है यार, नहीं भाई फलां क्लिनिक के लिए मैं मौका बना दें, इसके लिए मौका बना दें, आधे घंटे 40 मिनट के अंदर मौका रेडी। अगर आप जाकर मेरा देखेंगे, मैंने गिटहब अपना फुल कर लिया है। ये सारी रिएक्ट की जो वेबसाइट बता रहा हूँ यही है, लवेबल से बना ली। लवेबल का वेबसाइट पर भरोसा नहीं करना, वो आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा है ना वेबसाइट का बना के, आप उसका बस स्ट्रक्चर उठा लो। स्ट्रक्चर उठा लिया, अब आप उसको डिज़ाइन करें। अब शुरू से आपको बोलो यार वेबसाइट बनाने बैठ जाओ, आप क्लाउड को प्रॉम्प्ट देंगे, क्लाउड बहुत बेसिक वेबसाइट बनाएंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर भी नहीं बनाएंगे। आपने एक कंप्लीट वेबसाइट वहाँ से उठा ली, स्ट्रक्चर आपको मालूम हो गया। पहला तो ये तरीका है लवेबल से बना लो। नहीं आया तो हमारे पास एक और ऑप्शन है इन्वाटो। ज़्यादातर मैं इसको यूज़ करता हूँ कस्टम वेबसाइट्स के लिए। क्लाइंट आ गया है, उसको वेबसाइट दिखानी है, उसके लिए हमने वेब टेम्पलेट सर्च कर लिया। देखिए लास्ट मैंने सर्च किया हुआ है टेक्स्ट कंसल्टेंट, तो यहाँ पर किसी भी क्लाइंट को वेबसाइट की लिंक उठा के हम दे देते हैं। ये वेबसाइट है, लेफ्ट राइट साइड में लिखा हुआ है लाइव प्रीव्यू, मैंने क्लिक कर दिया, वेबसाइट यहाँ पर मुझे दिखना स्टार्ट हो जाती है। अभी के लिए यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस तरह से मुझे वो वेबसाइट दिख जाती है। क्लाइंट को हमने लिंक शेयर कर दी, क्लाइंट ने बोला ठीक है मेरी वेबसाइट आप ऐसी बना दो, उठाया, क्लाउड मोड को दिया, वेबसाइट बन गई। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर रेडी है, फिर आप कस्टमाइज़ करो उसके लिए, उसकी डिटेल्स दो, उसके लोगोज लगाओ। ग्राफिक डिज़ाइनर बैठा हुआ है, लोगो लगा के ऐड कर देता है। आप लोग लोगो ChatGPT से बना सकते हैं, बहुत आसान है। सही है, आपने बना दिया, ये वेबसाइट है। अब ये ऐसी वेबसाइट जो है ना वो बहुत बेसिक है। आजकल जब हम वेबसाइट बना रहे हैं, हम लोग प्रोफेशनल बनाते हैं। ये वेबसाइट है क्लाइंट की, मैं आपको दिखा देता हूँ।
बहुत फेमस क्लाइंट है मेरा, जिसके लिए मैंने तकरीबन 3 महीने से इसी वेबसाइट में काम चल रहा है हमारी पूरी कंपनी का, तकरीबन 3 महीने में। क्यों? क्योंकि जो क्लाइंट है वो पार्टनर है खुद कंपनी का। इसके अंदर जो है ना वो बहुत सारी मेंबरशिप्स है, बहुत सारी सब्सक्रिप्शन है। फ्रंट एंड कंप्लीट रिएक्ट का है, बैक एंड इसका गोवा लेवल का है, कंप्लीट गोवा लेवल। ये इसकी सब्सक्रिप्शन है। अगर आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको ये लेफ्ट साइड पे ये रिएक्ट का दिख रहा है, लेकिन राइट साइड में जो ये फॉर्म दिख रहा है ना, ये गोवा लेवल का है। इसके अंदर जो सब्सक्रिप्शन लगी है वो गोवा लेवल की है। इसके अंदर जो सिग्नेचर, जो पेमेंट मेथड, जो पेमेंट रिसीव करने के तरीक़ेकार है, सारे गोवा लेवल के। सही है। अच्छा, ये एक वेबसाइट थी जो मैंने आपको बताया इस तरह से चल रही है। इसी तरह से लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट लिंक्डइन पर कंपनीज़ की वेबसाइट सर्च कर ली, उनको ईमेल कर लिया। कंपनीज़ की नहीं सर्च करें, आपने यहाँ से बैठ के यूएस के किसी एक शहर को टारगेट किया, उस शहर के मैप्स के अंदर डेंटल क्लिनिक निकाल दिए। जिस बिज़नेस को आपको टारगेट करना है, आपने को डेंटल क्लिनिक करना है, यूएस का नाम लिख के, यूएस टेक्सिस, यूएस और कौन सा था, मानसेरा, यूके के अंदर है मानसेरा। तो ये शहर के नाम लिख के आप वो बिज़नेस वहाँ पर सर्च करें, आपके पास बहुत सारे बिज़नेस आएंगे, उनकी लीड्स बना लें। इससे बेहतर और तरीक़ेकार है जो कंपनीज फॉलो करती है, इसकी ऑटोमेशन बना लें। सही है। आप एक ऑटोमेशन बना लें जो कि गूगल मैप से आपके लिए डेटा एक्सट्रैक्ट करके लाए। 1000 कंपनीज़ का या 1000 डेंटल क्लिनिक्स का या 1000 रियल एस्टेट बिजनेसेस का, स्कूल्स का, XYZ जितने भी बिज़नेस आपको टारगेट करने आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैप के अंदर सब अवेलेबल है। अब आपको लगता है कि यार मैं सिर्फ पोस्टिंग करता रहूँगा, क्लाइंट मैसेज करेगा तो मैं उसको बना के दूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये 2 तरीक़ेकार हैं, एक जॉब्स के लिए, एक हमारे पास क्लाइंट्स हैंड करने के लिए। इस तरह के बहुत सारे तरीक़ेकार आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, और उनको फॉलो करेंगे तो रिज़ल्ट हकीकतन मिलेगा ही मिलेगा। तो ट्राई करें, कोशिश करें। मैं भी करता रहता हूँ, जब मैं फ्री होता हूँ सैटरडे संडे ढूंढता रहता हूँ। इसके अलावा एक और चीज़, इसके अलावा फेसबुक पे जब आप जाएंगे ना, फेसबुक पे जिस फील्ड से आप रिलेट करते हैं, आप एनालिटिक्स से रिलेट करते हैं, आप इंजीनियर या पुलिस टेक है, इसके बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं जहाँ पर क्लाइंट्स, एजेंसीज और डेवलपर्स भरे पड़े। सही है। वहाँ पर क्लाइंट आके पोस्ट करता है कि मुझे आउटसोर्स करवाने हैं प्रोजेक्ट्स। क्या आउटसोर्स करवाना है कि भाई मेरे पास क्लाइंट्स हैं, मुझे 10 वेबसाइट बनवानी है, मैं अगर वहाँ पर बंदा हायर करूँगा उसको 1 लाख 2 लाख सैलरी देनी पड़ेगी, एक वेबसाइट है 5000 7000 10,000 दे दूँगा, मुझे बना के दे दो। आपने उससे बात कर लिया, आपने उससे काम ले लिया, एक दिन रात को बैठे 10,000 कमा लिए। रोज़ बैठकर इस तरह से फेसबुक से 1 2 क्लाइंट 4 क्लाइंट मंथ में आपने ले लिए, आपकी 40-50,000 60-70,000 कहीं भी नहीं है। मैंने यहाँ से एक जो है ना, एक नहीं बल्कि 3 क्लाइंट्स और एक जॉब मुझे मिली थी। 3 क्लाइंट्स के लिए मैंने काम किया, वो भी गोवा लेवल के ऊपर। एक जॉब मुझे मिली लाहौर की, जो है ना वो एक कंपनी है, प्लोमैक्स नाम है उसका। उसके अंदर मेरी, अगर आप लिंक्डइन की प्रोफाइल में जाएंगे, वहाँ पर ऑलरेडी ऐड है। मैंने वहाँ पर तकरीबन 6 महीने आई थिंक 1 साल काम किया, और फिर मैंने उनके साथ मुआहदा ख़त्म कर दिया। अब उनको डेवलपर नहीं मिल रहा था गोवा लेवल का, क्लाइंट्स का काम भी आ गया था, तो उन लोगों ने क्या किया कि भाई मुझे हायर कर लिया जॉब के लिए। तो मैंने उनके लिए 4-5 प्रोजेक्ट बना लिए। उसी में एक प्रोजेक्ट की जितनी सैलरी बनती है, उसी के अंदर मैंने उनके 4-5 प्रोजेक्ट बना लिए। क्यों? क्योंकि मेरी सैलरी डन हो चुकी है। इसी तरह से आपको भी मिलेंगे। अब हमारे पास टाइम नहीं है, जितना टाइम था उसके अंदर मैंने गाइड आपको कर लिया है। एक और चीज़ है असाइनमेंट में, मैं अपना चैनल का भी आपको लिंक शेयर करता हूँ, जहाँ पर जॉब पोस्टिंग करने होते हैं हम लोग, वहाँ से भी आप लोग ट्राई करते रहिएगा। चैनल को आप लोग ज्वाइन करूँगा। पता नहीं किसकी पोस्ट देख रही है, सारे देख कर हंसी जा रहे हैं, बंद ही कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 2 तरीक़ेकार है जी। सारे भाई अच्छा, हमारा ना अभी एक छोटी सी सेलिब्रेशन है। गर्ल्स हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क इन दैट। तो अब मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, लाइक हैविंग अ वेरी गुड फीलिंग कि हमारा जो है वो तकरीबन
वेट अ मिनट, कुछ 2 मिनट रुक जाएं, बस 2 मिनट में बात करूँगा एंड देन विल रैप अप द क्लास। ये है हमने जो पिछले 2.5 सालों के अंदर किया है। ये मैंने सारे टॉपिक्स के नाम लिख दिए हैं। क्वार्टर 1 में हमने टाइप स्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स देखे थे, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ठीक है। 2 में हमने जो है वो रिएक्ट एंड नेक्स्ट.जेएस को एक्सप्लोर किया, फुल स्टैक डेवलपमेंट की। क्वार्टर 3 में हमने जो है वो पाइथन की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की और एडवांस कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर किया। क्वार्टर 4 में हम एजेंटिक एआई पर शिफ्ट हो गए, हमने एमसीपी को देखा, हमने जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स को भी एक्सप्लोर किया, जिसमें ओपन एआई की एजेंट्स एसडीके थी, LangChain, LangGraph एंड अ लॉट मोर। क्वार्टर 5 में हमने एडवांस एजेंटिक एआई के कॉन्सेप्ट देखे, जिसमें हमारे पास एजेंट ड्रिवन डेवलपमेंट हो गई, एआई नेटिव प्रोडक्ट्स हो गई एंड मच मोर। अच्छा जी, नईम भाई ने जितनी भी चीज़ें बताई ना वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, ठीक है। हर बंदे का ना अपना एक टेस्ट होता है, हर बंदे का बताने का एक अपना तरीक़ेकार होता है। नईम भाई ने जितनी भी चीज़ें बताई ना वो सब बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट हैं, ठीक है। पर मेरी जो अप्रोच है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है, और वो आपको पता है कि मेरी अप्रोच मैं किस तरीके से बताता हूँ कि भाई ओपन सोर्स डेवलपमेंट कर लो, ठीक है। मैं गिटहब देखता हूँ और मैं जो है वो दूसरे तरीक़ेकार का इस्तेमाल करते हुए जो है वो हायरिंग कर रहा होता हूँ, इवन अपनी कंपनी में भी। इवन अभी रिसेंटली मैंने अपनी कंपनी में हायरिंग भी की थी, इंटर्न्स को हायर किया था, वो गवर्नर हाउस के ही हैं। खैर वो मैंने नहीं किया, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपने हमें हायर नहीं किया। वो मेरे को फाउंडर ने हायर किया था, हायर किए थे, पर अब ये है कि हमें जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स की मज़ीद भी नीड पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो चैनल दिया गया है, ठीक है, ये लिंक है, QR कोड है, इसको आप स्कैन कर लें, ठीक है। मेरा वाला चैनल ज्वाइन हो जाएगा, मैं उसमें नईम भाई वाला चैनल भी शेयर करूँगा, जिसमें जॉब पोस्टिंग भी शेयर करते हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करते हैं, ठीक है। आप सब लोग कनेक्टेड रहें, ठीक है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बकिया जो डिटेल्स हैं वो आपको इन्हीं चैनल्स पर मिलेंगी। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने क्वार्टर 2 में की थी, आपको याद है कि अच्छा ये लोग जो खड़े हैं ना, ये 2 मिनट के लिए बैठ जाएं, जल्दी से बैठ जाएं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम हम करने वाले हैं, ये एक यादगार बनाने वाले हैं जो बड़े लॉन्ग टर्म तक जो है वो जिसे हम याद रखेंगे। क्वार्टर 2 में मैंने ये किया था कि आप सब लोग जो है वो अपना मोबाइल फ़ोन निकालेंगे, ठीक है, और क्या होगा, मोबाइल फ़ोन की जो है वो लाइट जलाएंगे, फ्लैश लाइट्स, ठीक है। तो जल्दी से अपने सब मोबाइल फ़ोन्स निकालें, फ्लैश लाइट निकाल लें, ठीक है। और मैं ये कहूँगा कि गवर्नर हाउस का प्रोग्राम कैसा रहा, तो आप सब लोगों ने बोलना है बहुत अच्छा, ठीक है। एंड देन विल सी कि क्या इतनी जल्दी निकालें, सब मोबाइल फ़ोन्स ले लें, जो सामने बैठे हैं वो भी मोबाइल फ़ोन्स उठा लें। आमिर भाई आ जाओ, ऊपर आ जाए, आमिर भाई ऊपर आ जाए, ओ तारिक भाई। यार लाइट्स ऑफ नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो हमारा गवर्नर हाउस का प्रोग्राम कैसा रहा? आप सब लोगों को सीखने को यकीनन बहुत कुछ मिला होगा। भाई कह रहे हैं कि दोबारा बोलो, सारा जो है वो चलें वापस बोल देते हैं। अच्छा जी, हमारा गवर्नर हाउस का प्रोग्राम कैसा रहा? ज़बरदस्त, बेहतरीन। आई लव यू सो मच। एंड आप लोगों को सीखने को मिला, आप लोगों को मज़ा आया, आप सब लोग डॉलर कमाना चाहते हैं, आप सब लोग पाकिस्तान का नाम टेक की दुनिया में रोशन करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह विल बी विथ यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। आई लव यू सो मच। अच्छा जी,
अब जो है ना वो हम पता है क्या करने वाले हैं, हम जो ये सेलिब्रेशन करेंगे ना, गर्ल्स यू कैन कम ऑन स्टेज, बल्कि रुकें, आप लोग रुकें, वहीं रुकें। पहले जो है ना वो सब लोग खड़े होते हैं, सुने मेरे इंस्ट्रक्शन सुने, मैं और नईम भाई यहाँ पर खड़े होंगे, आप सब लोग जो है वो हमारे पीछे खड़े होंगे लाइन से। अच्छा, ये जो कुर्सियाँ हैं ना, कुर्सियों के सेंटर में भी खड़े हो जाइएगा। आमिर भाई तारिक भाई जो है ना वो स्टेज से यहाँ पर खड़े होकर पिक्चर क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड देन फिर वो मैं इंशाल्लाह आप सब लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगा। आ जाएँ सब सेंटर में। नहीं है, मैंने पहला कमाया था तो आई वॉज डैम हैप्पी, और उसके बाद फिर मैंने 500 भी कमाए, फिर मैंने 1000 भी कमाए, फिर मैंने 10,000 भी कमाए। तो ये जर्नी नहीं रुकेगी, जर्नी चलती रहेगी। यू जस्ट नीड टू बी ऑन द राइट ट्रैक टू डू सम सॉर्ट ऑफ ऑसम स्टफ। और टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, बस चलते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और कनेक्ट रहें। ये कि इंशाल्लाह जो है वो हम बेहतर चीज़ें आप लोगों के लिए शेयर करते रहेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो बी कनेक्टेड। ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आप लोग भी अल्ली बल्ली नहीं हो जाइएगा, नहीं तो आपको वो बताए आप लोगों का अपना ही नुकसान होगा। तो ये अपने फ़ायदे के लिए क्लाइंट्स वगैरह ढूंढें, जॉब्स में अप्लाई करें। छोटे छोटे क्लाइंट्स भी बहुत सिखा जाते हैं। जब आप लोग कोशिश करेंगे ना, इंशाल्लाह सबको मिलेगा। सारे जो है ना वो डॉलर्स बाहर मुल्क से लूट कर लाएंगे। वो इरादा कर ले, इंशाल्लाह हार नहीं माननी, छोड़ना नहीं है इस प्लेटफॉर्म को। हो सकता है साल, सवा साल, 2 साल आप लोगों को लग जाए, लेकिन 3 साल तो लग चुके हैं ना, हो सकता है 1 साल और एक्सपीरियंस लेवल पर पहुँचने के लिए लगेगा। लेकिन जब एक मरतबा आपके दरवाजे खुल जाते हैं ना, यकीन करें अल्लाह ताला में थप्पड़ फाड़ के देता है। ठीक है, कोशिश करें, लगे रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला। मेरे बाल को पूछ रही है। भाई कोई लाइटर वाला है तो दे दो यार। ये लड़की है तो भाई दिखेगा ही मुझे नहीं आता उसको ऐसे गोल दबा अभी नहीं हुए। बस के वाले जाऊँ अपना हाथ। एक दो भाई शुरू कर अभी क्या दूसरा वो बंदे से पैसे से कटेगी। Happy birthday to you. आई है चलो हो गया। चलो यार चले चलो ना मैंने इसको पहली क्लास में समझ में आ गई थी, वो ज़रा हैंड रेस कर ले। ये उन लोगों ने हैंड रेस किया है जिन लोगों को प्रोग्रामिंग का पहले से पता था। अच्छा, तो 2-3 महीने लग गए थे बच्चों को सिर्फ ये समझाने में कि भाई फंक्शन को हम पैरामीटर इसलिए देते हैं, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। किसी भी फंक्शन को पैरामीटर देने का मकसद ये होता है कि हम फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू पास कर सकें। फंक्शन जो भी होगा, चाहे वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन हो, टाइपस्क्रिप्ट का एक ही बात है, ठीक है, पाइथन का फंक्शन हो, ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फंक्शन जो है ना वो कोई वैल्यू रिटर्न करता है। वो क्या रिटर्न करता है? वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। अब वो वैल्यू कैसे रिटर्न करता है? वो वैल्यू कैसे रिटर्न करता है? जाहिर सी बात है ना कि भाई एक फंक्शन है, यहाँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जावास्क्रिप्ट का फंक्शन। ये फंक्शन है, ठीक है, ये नज़र आ रहा है ना फंक्शन।
ये फंक्शन है, फंक्शन के कीवर्ड से जो है वो हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं, उसके बाद जो है वो हम फंक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पैरेंथेसिस देते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो हम कुछ वैल्यूज़ पुट करते हैं। उन वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं? उन वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं? पैरामीटर। क्या कहते हैं? पैरामीटर, ठीक है। और उस फंक्शन की जो है वो एक बॉडी होती है जिसके अंदर हम कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास एक सिंपल ग्रीट का फंक्शन है जो हमारे सिस्टम में जो है वो क्या प्रिंट करेगा? हेलो वर्ल्ड। क्या प्रिंट करेगा? हेलो वर्ल्ड। इसी से शुरुआत करी थी ना, यहीं पर 1 महीना लगाया था ना, याद है ना? अच्छा, ये है फंक्शन की बॉडी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो बुनियाद है ना, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बुनियाद जो है वो फंक्शन है, ठीक है। जो भी फंक्शन होगा ना वो आपको जो है वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है? फंक्शन कॉल, ठीक है। ये ग्रीट का हमने फंक्शन बनाया और ग्रीट के फंक्शन को हमने नीचे कॉल कर दिया, ठीक है। ये हम यहाँ पर क्या कर रहे थे? यहाँ पर हमने क्या किया? फंक्शन को कॉल किया, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि हमने इस स्पेसिफिक वर्ड के अंदर ये जो ग्रीट लिखा हुआ है और पैरेंथेसिस लगी हुई है और ये जो सेमीकोलन लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं कि भाई हम इस बॉडी के अंदर जो है वो आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन के पैरामीटर का आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, ठीक है, ताकि फंक्शन जो है वो बिहेव करना शुरू कर दे, फंक्शन जो है वो टास्क को परफॉर्म करना शुरू कर दे, ठीक है। कोई भी फंक्शन होगा ना वो आपको जो है वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर कर देगा। जैसे यहाँ पर ये आपको एक फंक्शन नज़र आ रहा है car1 एंड car2, ठीक है। ये बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल मिल गई, ठीक है। इसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं, param1 एंड param2, ठीक है। हम क्या रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर? param1 रिटर्न कर रहे हैं एंड param2 रिटर्न कर रहे हैं। ये है रिटर्न स्टेटमेंट। कोई भी फंक्शन याद रखिएगा कि जब तक वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो हम उस फंक्शन को कॉल कर कर कुछ बड़ा अचीव नहीं करवा सकते, कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करवा सकते, ठीक है। कंप्यूटर को नहीं बता सकते कि आपने जो है वो क्या काम करना है। 2 वेरिएबल्स हैं ना यहाँ पर, एक car1 का वेरिएबल है और car2 का वेरिएबल है, ठीक है। अब आप इस कोड बेस को ज़रा समझें और अपना दिमाग लड़ाएं, आपको मज़ा आएगा। अब ये देखें, फंक्शन है किस नाम से? कार फंक के नाम से। उस कार फंक के फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स हैं, param1 एंड param2, ठीक है। अब इस फंक्शन की जो बॉडी है वो हमें क्या रिटर्न कर दे रही है? param1 एंड param2, यानी वो वैल्यूज़ जो हमने पैरामीटर के अंदर पास किए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमारे पास एक रिटर्न का कीवर्ड है, ठीक है, जो ये वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये फंक्शन की बॉडी है और ये है आर्ग्यूमेंट विद वैल्यूज़, ठीक है। अब हम डायनेमिकली वैल्यूज़ को कैसे गेट कर रहे हैं? ये जो कार फंक को मैंने कॉल किया है, ठीक है, फंक्शन की इन्वोकेशन की है, ये जो वर्ड्स हैं ना ये याद करना शुरू करते हैं, क्योंकि अब आप सब लोग हाथ से कोड नहीं लिख रहे हैं। नो वन इज़ राइटिंग द कोड विद देयर हैंड्स, एवरी वन इज़ यूजिंग आवर ब्यूटिफुल ब्रदर द वन एंड ओनली AI, द वन एंड ओनली। अब AI में जो है वो जो लोग जिनके पास 2-4 रुपये हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं? वो क्लाउड कोड यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग कर्सर यूज़ कर रहे हैं, कुछ एंटी ग्रेविटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो एवरीवन इज यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ टूलिंग टू डू देयर स्टफ ना। अच्छा जी, तो ये हो गया फंक्शन। अच्छा, फंक्शन के अंदर जो है ना वो 2 हमारे पास स्पेसिफिक अच्छा फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है? फंक्शन हमारे पास वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है या हमारे पास वेरिएबल्स रिटर्न कर रहा है? ये जो फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं तो ये फंक्शन जो है वो बेसिकली हमें वैल्यूज़ रिटर्न कर कर दे रहा है या ये हमें वेरिएबल्स रिटर्न कर रहा है? ये टेक्निकल सवाल है। जो लोग बोल रहे हैं कि भाई वेरिएबल रिटर्न कर रहा है वो ज़रा हैंड रेस कर लें। जो लोग बोल रहे हैं कि भाई वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो ज़रा हैंड रेस कर लें। भाई साहब ये जिन लोगों ने हैंड रेस किया था ना सेकेंड टाइम, वो सब लोग गलत बोल रहे हैं। वैल्यू तो तब आएगी ना जब वेरिएबल आएगा। वैल्यू किसके अंदर मौजूद है? वेरिएबल के अंदर मौजूद है।
तो ये फंक्शन जो है वो car1 एंड car2 को रिटर्न कर रहा है और फिर जो है वो ये सिंपल एज दैट क्लोज हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, सिमिलरली हमने जो है वो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट में हमने सबसे पहले तो वेरिएबल्स को देखा, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो ये देखा कि भाई ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, इनलाइन वेरिएबल्स कौन से होते हैं। ये जो मैं वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ ना, ये याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम कुछ एक वक्त ऐसा आएगा जब आप लोग जो है वो कोड कर रहे होंगे बट यू विल नेवर एवर नो कि चल क्या रहा है आपके कोड में। तो उस टाइम पर जो है वो अगर आपको ये पता होगा कि भाई फंक्शंस ये होते हैं, ठीक है, इनको हम ऐसे कॉल करते हैं, इनमें ऐसे वैल्यूज़ पास करते हैं, तब आप जो है वो एक एक्सपीरियंस प्रोग्रामर बन जाएंगे। आप में और एक ऐसे शख्स में जिसके पास, दोनों के पास जो है वो AI टूलिंग अवेलेबल है, किसको मैं प्रायोरिटी दूंगा? उसको दूंगा जिसके पास जो है वो फाउंडेशनल स्किल्स होंगी। जिसके पास क्या होगा? फाउंडेशनल स्किल्स होंगी, यानी जिसको ये पता होगा कि हम लोग ये कोड बेस जो है वो रन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमने फिर इसके अलावा जो है वो ऑब्जेक्ट्स को देखा। ऑब्जेक्ट्स भी बड़ी बुनियादी चीज़ हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्या है? भाई डेटा स्ट्रक्चर है ना एक, ठीक है, इसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं ना। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बेसिकली इट स्टोर्स डेटा एज एन कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। एज एन क्या है? कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? पर्सन है, ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट का नेम, ऊपर देखें यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम क्या है? फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या है? जॉन, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास जो है वो सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है? और उसके बाद जो है वो हमारे पास फिर तीसरी प्रॉपर्टी है, वो क्या है? ये इसकी वैल्यू क्या है? एज की वैल्यू क्या है? 50, ठीक है। तो की वैल्यू पेयर्स, ठीक है, की राइट साइड पर जो है वो की, ठीक है, सॉरी लेफ्ट साइड पर जो है वो की एंड देन राइट साइड पर जो है वो वैल्यू हम स्टोर करेंगे किसी एक स्पेसिफिक बताएं प्रॉपर्टी के तौर पर इसे कंसिडर करेंगे। और जब मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ एक साथ मिल जाएंगी तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो की वैल्यू स्टोर्स को स्टोर करता है, ठीक है, एज एन डेटा कलेक्शन टू डू सम सॉर्ट ऑफ स्टफ, ठीक है। अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट के अंदर और बेहतर चीज़ें कौन कौन सी हैं? लूप्स हैं। लूप्स तो भाई आजकल छाए हैं, ऐसे ही है ना। लूप्स जो ये मैंने वर्डिंग यूज़ करी ना लूप्स की, जो लोग क्लास में एक्टिव हैं उन्हें पता है कि भाई मैं क्यों कह रहा हूँ कि लूप्स आजकल छाए हुए हैं। लूप ही लूप चल रहा है, ज़िंदगी की लूप है, और फिर उसके बाद भी बहुत सारे जो है वो लूप्स हैं जो चल ही रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लूप्स का काम क्या होता है? व्हाट इज़ अ लूप? लूप क्या है? चलते रहना। भाई ये बोल रही हैं चलते रहना, नहीं भाई, जावास्क्रिप्ट का लूप रुकता भी है अगर हम कोई उसे कंडीशनल स्टेटमेंट दे देना। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है? व्हाट इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट? जी, हम इफ एल्स के अंदर भी जो है वो लूप्स को लगा सकते हैं, इफ एल्स के बाहर भी लूप्स को लगा सकते हैं। तो जो जावास्क्रिप्ट के लूप्स हैं ना, वो बेसिकली क्या करते हैं? वो हमारे लिए किसी भी टास्क को रेपिटेडली फॉर्म के अंदर जो है वो चलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ कि डेली सुबह 5 बजे नईम भाई का मोबाइल का अलार्म बजना शुरू हो जाए, ठीक है।
आप लोगों ने एक मिनट ज़रा सोचो, इंटरेस्टिंग चीज़ आई ध्यान में। आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये जो आप मोबाइल के ऊपर अलार्म लगाते हैं, जो लोग फजर पढ़ते हैं वो लोग लगाते हैं सुबह 5 बजे का उठने का, ये आप लोगों ने कभी इमेजिन किया कि ये पूरे 5 बजे क्यों ट्रिगर होता है? कभी सोचे इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? सोचा है कभी? कभी मैं तो कह रहा हूँ एक छोटा सा जो है ना वो लूप बनाइएगा जो डेली जो है वो 5 बजे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करे, बल्कि ये तो एक सिंपल टास्क हो जाएगा जो आपके मोबाइल को एक अलार्म के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो बेसिकली ये जो हमारे पास लूप्स है ना, लूप्स ये बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है। हम इन्हें अगर जावास्क्रिप्ट की दूसरे प्रिमिटिव्स के साथ इस्तेमाल करें ना तो हम बहुत सारे डायनामिक केसेस भी कर सकते हैं। जैसे भाई सुबह 5 बजे जो है वो मैं उठा, ठीक है, अलार्म की मदद से, ठीक है, या मैं पूरी रात सोया ही नहीं। आप लोगों में से रात को कौन सोता है या फजर के बाद ही सोते हैं? जो लोग फजर के बाद सोते हैं यार वो ज़रा हैंड रेज़ करें। लेट मी सी हाउ मेनी पीपल। फजर के बाद का मतलब ये कि फजर पढ़ के सोते हैं, ठीक है। और 12 बजे कौन सो जाते हैं? वो ज़रा हैंड रेज़ करें। गुड गुड गुड। अच्छा, ये तो 12 बजे सोते हैं, 5 बजे उठते हैं फिर फजर के लिए, वो ज़रा हैंड करें जो 12 बजे सोते हैं और फिर 5 बजे फजर के लिए भी उठ जाते हैं। सही है, ज़बरदस्त। और रात को 2 बजे सोने वाले? सही 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 सही। 10 बजे वाला कोई है? लगा एक बंदा। वाह, अमेजिंग यार, बेहतरीन। इस तरफ से किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया, उस तरफ से 2-4 जो है वो हैंड रेज मुझे दिखाई दिए। ये लग रहा है कि इनके बच्चे होंगे जिनको सुबह स्कूल भेजना होगा, उनके लिए थोड़ी सी मेहनत और मशक्क़त जो है वो फिर माँ बाप को करनी पड़ती है। भाई बच्चे हो जाते हैं ना तो फिर रातों की नींदें उड़ जाती हैं। वाकई में मजाक नहीं, मतलब मैं आपको एक छोटी सी अपनी रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे देता हूँ। मतलब मेरी नहीं है, अभी मेरी नहीं हुई। नहीं, मैं बोल रहा यार आप कैसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे रहे हैं? आपके तो है नहीं भाई, मेरा भी तो घर है ना। वैसे मैं इकलौता हूँ, ना मेरा कोई भाई है ना मेरी कोई बहन है, इकलौता हूँ, सिंगल पीस। तो सीन ये है कि मतलब मेरे ताया के बेटे हैं, उनकी अभी शादी हुई, तो अब जो है वो एक के पास बेटी है। वो भाई जाहिर सी बात है घर की पहली बेटी है तो वो सबकी जो है वो लाडली बनी हुई है। वो भाई पूरी रात ही नहीं सोती। वो भाई और भाभी जो है वो लेके घूम रहे हैं, कभी घर में घूम रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, वो सोती ही नहीं है। वो भाई वो उन लोगों की नींदें उड़ गई रात की। उसके बाद जो है वो भाई फजर पढ़ के सोते हैं। बिल्कुल फजर पढ़ाना जो है वो बच्चे ने आकर सिखा दिया, समझ रहे हैं। जाहिर सी बात है फिर माँ बाप को भी जागना पड़ता है। खैर, तो हम लोग जो है वो लूप पर थे। सेंटर में आप यार मैं पाकिस्तान का नारा लगाऊंगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना? सही सही सही। 14 अगस्त के करीब है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।